डॉक्टर निशा मैडम नमस्ते। तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि आज 10 दिवसीय लेक्चर सीरीज का 8वां दिन है और आप सभी लोगों ने अपना पेन निकाल लिया होगा, कॉपी अपने पास रखे होंगे, जो जरूरी होगा वो आप नोट कर रहे होंगे। माइक्रोफोन, जैसा कि पहले से बताते रहे हैं कि माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाएगा तब आप क्वेश्चन पूछिएगा और तब आप माइक्रोफोन ऑन करिएगा और क्वेश्चन पूछने के तत्काल बाद आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। It's our proud privilege to introduce today's eminent speaker in first session, Professor Rajendra Singh sir, and in second session, Dr. Nisha Siwal ji. So first, we are talking about Professor Rajendra Singh sir. Professor Singh is world-famed zoologist and very big signature and stalwart in the field of entomology. He was eminent professor in the Department of Zoology, Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. Currently, he is retired from active university services but is still working with more enthusiasm in the larger interest of the society and in the field of zoology and country. He is deeply involved in so many activities in the field of zoology. He has more than 40 years of teaching experience. During his active services, he has completed more than 16 projects. He has supervised DSC 1 and he produced a PhD 36. Field of specialization is entomology and biosystematics. Sir has published more than 244 articles in international reputed journals, 47 review articles, and 7 book chapters. Sir has published 4 books. Some books are well known to student. One book I want to show here. स्टूडेंट ये किताब पहचान रहे होंगे। देखिए बच्चों, ये किताब आप लोग पहचान पा रहे हैं? कि बच्चों ये किताब आप लोगों ने पहचाना होगा। सर की लिखी हुई बहुत बहुत पॉपुलर किताब है और यूजी पीजी पहचान रहे हो ना आप लोग? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा है सर किताब है। हाँ सर। यस सर। सर, प्रोफेसर सिंह हैज nicely performed several duties including headship, deanship. He was controller of examination. He was pro vice chancellor. Moreover, he has some more feathers in his cap. He has several fellowships and awards, including from the Zoological Society India, Entomological Society India, Epidemiological Society India, Applied Zoological Research Association India, Global Environmental and Social Association, New Delhi. He has successfully organized several national and international conferences and delivered
a number of lectures at several occasions as resource person. तो बच्चों ये सर के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, और सर के विषय में एक सबसे बड़ी बात ये बता दें कि शायद हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि सर हमारे पीएचडी के भी एग्जामिनर थे। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 3 पीढ़ियों के लोग हैं, सर हैं, हम हैं और ये हमारे विद्यार्थी हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सर अभी भी रिटायर होने के बाद भी 2018 में सर रिटायर हो गए हैं और तब से लेकर अभी इस समय 2021 चल रहा है। सर बिल्कुल आराम नहीं करते हैं और सर निरंतर ही काम कर रहे हैं। तो हम तो कभी कभी सर से ये कहते हैं कि सर आप जो है रिटायर हो गए हैं, तो जितना काम आप पहले करते थे उससे ज़्यादा काम आज की तारीख में आज आप कर रहे हैं। तो सर कभी सर को हमने आराम करते नहीं देखा और सर हमको भी निरंतर गाइड करते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। सर ढेर सारे जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में भी हैं, एडिटर भी हैं। तो सर को अपने बीच पाकर ये जंतु विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद अपने आप को धन्य महसूस करता है और सर से विनम्र आग्रह करता है कि सर अपना लेक्चर आरंभ करें। और इस पूरे कार्यक्रम में सर का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ए के वर्मा राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद की तरफ से आपका सर बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला। सर आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें। थैंक यू सर। इसको वो इधर नहीं दिखाई देगा। इसमें नहीं दिखाई देगा। पूरे नहीं। तो सर आप अपना माइक सर अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर माइक अपना अनम्यूट करिए। पूनम देवी का माइक जो है ऑन है। पूनम देवी माइक्रोफोन ऑफ करिए। सर माइक अपना अनम्यूट करिए। लेफ्ट हो सर ये माइक अपना अनम्यूट करिए। हाँ सर अब सर आवाज हाँ सर धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर अपना लेक्चर। आदरणीय प्रोफेसर आशीष जोशी जी, प्राचार्य राजकीय पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज, इसी महाविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए के वर्मा जी और डॉक्टर बी के मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमें अवसर दिया बच्चों से
इंटरेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये इंटरेक्शन मेरा करीब 3 साल से छूटा हुआ है और न जाने कब तक छूटा रहेगा। लेकिन इस अवसर पर मैं विशेष रूप से वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सर जो हमारे काफी श्रद्धा रखते हैं और एक ऐसा विषय उन्होंने पढ़ाने को कहा जिसको बच्चे पसंद नहीं करते। मॉर्फोलॉजी एक बेसिक जूलॉजी का पार्ट है, वो भी एंटोमोलॉजी इंसेक्ट का, तो बच्चे इसे यूजुअली इग्नोर करते हैं। लेकिन जानना चाहिए बच्चों को कि जो इंसेक्ट्स हैं, भले ही उन्हें हम बड़े ध्येय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट्स अगर धरती पर से हटा दिए जाए तो मनुष्य मुश्किल से 1 महीने जीवित रहेगा। हमारे सारे खाद्यान्न लगभग 70% उन्हीं के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। तो अपनी इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन जो विशेष चीज है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम में 70% वही है, लगभग 14 लाख स्पीशीज। अब इतनी डाइवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब न तो भोजन की कमी हो, न तो स्पेस की कमी हो। तो इस धरती पर इन दोनों की कमी तो नहीं है, लेकिन हर एक स्पीशीज हर एक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए उस इन्वायरमेंट में जो कुछ भोजन है उसको उपयोग नहीं कर सकता। तो भोजन चाहे जितने तरह के हो, अगर हमारे उसके खाने की तरीके अगर अलग अलग नहीं होंगे तो उस भोजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। भोजन की अगर क्वालिटी आप देखें, या उसके पहले आप इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा जाना। इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड हैं और पूरे आर्थ्रोपोडा में माउथ पार्ट्स केवल 2 तरह के होते हैं। एक मैंडिबुलेट जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है, और दूसरा चेलिसरेट टाइप जिसमें चेलिसरी होती है, पिंसर्स होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन में, स्पाइडर्स में आपने टिक्स और माइट्स में भी देखा होगा। लेकिन जो मैंडिबुलेट एक ग्रुप है जिसको आप सब मैंडिबुलेटा पढ़ते आए हैं, जिसमें क्रस्टेशियंस है, डिप्लोपोड है, काइलोपोड है। लेकिन अगर आप उनके माउथ पार्ट्स को देखें तो उन्होंने बहुत चेंजेस नहीं किए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। लेकिन इंसेक्ट्स ने मॉडिफिकेशन किया और हर एक तरह का, धरती पर कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जिसको कोई ना कोई इंसेक्ट यूटिलाइज किया। तो पहले तो यह जाने कि माउथ पार्ट्स होता क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है। तो बेसिकली जो मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, उनके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। लाइब्रम जो अपर लिप होता है, हाइपोफैरिंक्स जो टंग होती है, मैंडिबल्स जो टीथ होती हैं, मैक्सिली जो टीथ होती हैं, और लेबियम जो लोअर लिप होता है। तो लैब्रम, हाइपोफैरिंक्स और लेबियम भोजन को मैन्युअरिंग करते हैं, स्किलफुली उसे करेक्ट करते हैं, सो दैट कि वो माउथ कैविटी में जा सके, या प्री ओरल हो या ओरल हो, जहां पर उसका मैस्टिकेशन हो सके और उसे इंगल्फ किया जा सके। तो जो मैस्टिकेटरी प्लेस है वो है मैंडिबल्स और मैक्सिली, और जो मैन्युअरिंग के लिए होते हैं अपर लिप, लोअर लिप का मतलब लेबियम और मैंडिबल्स। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है।
आगे बढ़ाइए। हाँ सर, एक नेक्स्ट। 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 हाँ सर, नेक्स्ट। यस। नहीं, पहले पहले वाला, पहले वाला, फर्स्ट वन। तो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स लेग्स के होमोलोगस होते हैं। जब इंसेक्ट का इवोल्यूशन हुआ तो एंटीरियर 6 सेगमेंट्स कॉम्पैक्ट होकर के हेड बनाए, पीछे के 3 सेगमेंट थोरैक्स बनाए और बाकी सेगमेंट एब्डोमेन बनाए। जो अपेंडेजेस थे, एब्डोमेन के अपेंडेजेस इंसेक्ट ने समाप्त कर दिया। इसलिए समाप्त किया कि एब्डोमेन में स्पेस हो, क्योंकि अगर अपेंडेजेस होंगे तो मस्कुलर अटैचमेंट होंगे, मसल्स होंगी तो स्पेस कम हो जाएगा। आपने जब कभी प्राण को डिसेक्ट किया होगा तो देखा होगा कि कितनी मसल्स होती हैं उसके एब्डोमेन में। लेकिन इंसेक्ट्स के एब्डोमेन में कुछ नहीं होता सिवाय विसरल आर्गन के। तो एक एकोमोडेशन होती है उनके पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। तो और थोरैक्स के सेगमेंट्स के लोकोमोटरी अपेंडेज रिटेन किए गए, वही 6 होते हैं, 3 पेयर लेग्स। और पहला सेगमेंट जो बॉडी का था तो जिसमें कंपाउंड आईज होती हैं, लैब्रम होता है। सेकेंड सेगमेंट्स एंटीना होता है। थर्ड सेगमेंट्स जिसको हम इंटरकैलरी सेगमेंट्स कहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसमें कोई उसके अपेंडेजेस समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट 4th, 5th और 6th सेगमेंट थे उनके अपेंडेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं मैंडिबुल, मैक्सिली और लेबियम। तो लेबियम एक्चुअली मैक्सिली, ये सेकेंड पेयर मैक्सिली, ये जो फ्यूज हो गई और लोअर लिप बनाई, इसीलिए हम मैंडिबुल, मैक्सिली और लेबियम को नेथल सेगमेंट्स कहते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट देखें कैसे लोकोमोटरी अपेंडेज माउथ पार्ट में कन्वर्ट हुआ। आपको याद होगा, बीएससी के साथ देख पढ़े होंगे प्राण के बारे में। ऐसे थोरैकिक सेगमेंट्स के लेग्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड थोरैकिक सेगमेंट्स के लेग, जिनको आप फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड मैक्सिली पीड कहते हैं। नाम तो पीड है, लेग्स है, लेकिन फंक्शन मैक्सिली है, ग्राइंडिंग का है, भोजन ग्रहण करने में असिस्ट करने के लिए है। तो ऐसे ही इंसेक्ट्स ने अपने को कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट। तो इस तरह से सिद्ध है कि माउथ पार्ट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि माउथ पार्ट्स लेग्स के होमोलोगस हैं या एनालोगस हैं। दे आर होमोलोगस टू लेग्स। अब मॉडिफिकेशंस कैसे हुए इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स में, तो भोजन के प्रकार को देख करके, टाइप्स ऑफ फूड के हिसाब से कैसे उसे ग्रहण किया जाए, इंसेक्ट्स ने अपने जो बेसिक मैंडिबुलेट टाइप था, मैंडिबुलेट टाइप किस लिए था, सॉलिड भोजन को ग्रहण करने के लिए, वो कटिंग, च्यूइंग था, ग्राइंडिंग था। लेकिन अगर भोजन लिक्विड है तो, नेक्स्ट स्लाइड, अगर भोजन लिक्विड है तो जैसे आप कभी कागज के पैकेट में फ्रूटी पाते हैं तो कैसे लेते हैं, एक स्ट्रा डालते हैं। इंसेक्ट ने अपने माउथ पार्ट को ही उसी नुमा बना लिया, पियर्स करते हैं और सक करते हैं। ऐसे माउथ पार्ट को हम हास्टलेट टाइप करते हैं। इसमें ढेर सारे प्रकार है, टाइप्स हैं। और तीसरे है फिल्टर फीडिंग भी होती है इनके अंदर। कुछ लार्वी हैं, मॉस्किटो लार्वी हैं, जो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फिल्टर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फीड करते हैं। नेक्स्ट, जो मैंडिबुलेट टाइप्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो
मैंडिबुलेट टाइप्स हैं। इसमें 3 या 4 तरह के टाइप्स होते हैं जहां पर मैंडिबल्स होते हैं, फंक्शनल मैंडिबल्स होते हैं। एक तो जनरलाइज्ड ही है जो बेसिक है, जैसा आपने कॉकरोच में देखा होगा, ग्रासहॉपर्स में देखा होगा, टर्माइट और मैंटिस, ड्रैगन फ्लाइज में देखा होगा। दूसरा होता है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, जो हनी बीज में होता है। यहाँ च्यूइंग मैंडिबल्स फंक्शनल होती हैं लेकिन भोजन नहीं च्यू करती हैं, वो लैपिंग करती हैं। च्यूइंग का काम कुछ और च्यूइंग करने के लिए होता है, भी पढ़ेंगे हनी बीज के केस में। तीसरा होता है मैंडिबुलो सेक्टोरियल टाइप, जो एंटलाइंस होती है, एक ग्रुप है इंसेक्ट का, निगोप्टेरा, ये प्रेडेटरी होते हैं इनके लार्वी। तो इनके मैंडिबुल और मैक्सिली में कुछ मैंडिबुल में परिवर्तन होता है, वो सेक्टोरियल हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे ये कैसा होता है। जैसे ये मैंडिबुल अगर आप देखें एंटलाइन का, ये कॉकरोच का और हनी बीज का माउथ पार्ट्स हैं। अभी आप इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है जो हास्टलेट टाइप्स में। नेक्स्ट जो हास्टलेट टाइप, जिसमें फ्लूइड सक किया जाता है, लिया जाता है, भोजन सॉलिड नहीं है, फ्लूइड। तो इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग होती है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो जैसे बक्स में होते हैं, प्लांट बक्स में, आपने गंधी बग का नाम सुना होगा। ऐसे पियर्सिंग सकिंग सेकेंड टाइप का होता है, जो मॉस्किटोज में होते हैं, जिनकी साइज आपने अपने लैब में देखा होगा, अध्ययन किया होगा। तीसरा होता है रैस्पिंग एंड सकिंग, घाव बना करके ऊज कराते हैं और सक करते हैं। ये थ्रिप्स में ये प्लांट पेस्ट है। और इसी तरह का टाइप 2 होता है जो फ्लीज में, जो कार्निवोर आप कह सकते हैं, आप ब्लड सकर ही हैं, जो जैसे रेड फ्लीज है, आप उसके बारे में भी आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन होते हैं। तो इन पियर्सिंग सकिंग में होता क्या है कि मैंडिबुल और मैक्सिली और कभी कभी लेबियम और हाइपोफैरिंक्स भी स्टाइलेट्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, सो दैट ये पियर्स कर सकें। हाउस फ्लाइज में स्पॉन्जिंग टाइप होता है। अगर भोजन ऐसे ही फैला हुआ है लिक्विड के रूप में, या लिक्विड नहीं है तो उसे वो डाइजेस्ट करके लिक्विड बना देते हैं और फिर उसे सोखते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप है। अभी देखेंगे क्या परिवर्तन हाउस फ्लाइज ने किया। नेक्स्ट होता है एक साइफनिंग टाइप। अगर सुदूर नेक्टर है फ्लावर में, तो बिना फ्लावर को छत पहुंचाए ऐसे नेक्टर को और पॉलन को लिया जा सके, ये मॉथ और बटरफ्लाइज ने अपने माउथ पार्ट्स को परिवर्तित करके, मॉडिफाई करके उसको ग्रहण किया। ये कुछ फोटोज हैं बग्स में पियर्सिंग सकिंग, माउस मॉस्किटो में स्लाइड्स आपने देखे होंगे, थ्रिप्स में, हाउस फ्लाइज में, मॉथ में। एक मॉडिफिकेशन होते हैं फिल्टर फीडर के लिए, तो ये मॉस्किटो लार्वा में होता है, इसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। अब देखें मॉस्किटो, पर्टिकुलरली मॉस्किटो, इन्होंने रहने के लिए न तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, न स्पेस के लिए, न भोजन की। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इनके माता पिता है, माता तो आपके घरों में रहती है, आपका खून चूसती है, उसका भोजन आपका ब्लड है। और जो इनके पिताश्री हैं वो पौधों का रस चूसते हैं। भोजन में कोई कंपटीशन नहीं, स्पेस में कंपटीशन नहीं, और बच्चे पानी में रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो एक ही फैमिली के 3 सदस्य 3 जगह रहते हैं। तो अगर इंसेक्ट इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन किए हो तो खाना समझा जा सकता है कि 14 लाख स्पीशीज कैसे हो गए। और ये अंदाज है कि 5 गुना बाकी है डिस्क्राइब करने की। तो हम एक एक का डिटेल देखें। पहले मैंडिबुलेट टाइप, जो जनरलाइज टाइप है, जो बेसिक टाइप है। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा है, इंटरमीडिएट में पढ़ा है, कॉकरोच का।
तो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है वो बेसिक माउथ पार्ट है। नेक्स्ट बेसिक टाइप का माउथ पार्ट है। नेक्स्ट ये हो गया। तो जो फंडामेंटल 5 कंपोनेंट्स हैं, नंबर लिखा हुआ है। 2 मैंडिबल्स, तीसरा मैक्सिली, चौथा लेबियम और पांचवा हाइपोक्रैनिक्स। ये माउथ पार्ट्स में कैसे अरेंज रहते हैं ये एक पूरी फोटो में आप देख सकते हैं। अब इनकी डिटेल आप देखें, लैब्रम कैसा होता है, मैंडिबल कैसे फिट होते हैं, मैक्सिला के क्या कंपोनेंट है और लेबियम के क्या कंपोनेंट है। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे लैब्रम जो एक फ्लैट लाइक होती है और बाइलोब्ड होती है। नीचे देखें डिजाइन में ये बाइलोब्ड है और क्लाइपियस से अटैच होती है। क्लाइपियस हेड कैप्सूल का पार्ट होता है और वही एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं और मसल्स से लगे रहते हैं जिससे कि ये इनके अंदर मूवमेंट हो सके, तो भोजन को गैदर करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा लैब्रम में सेंसरी सेल्स भी होते हैं, टेस्ट बड आप कर सकते हैं। इससे तो सेंस भी ले लेते हैं कि भोजन खाने लायक है कि नहीं। इनका फंक्शन होता है कि ये भोजन को अंदर की तरफ प्री ओरल कैविटी की तरफ ढकेलने में सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है मैंडिबल। इस मैंडिबल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 पॉइंट है आर्टिकुलेशन के लिए। पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन लिखा हुआ होगा 2 जगह है, इसलिए डाइकंडाइलिक। तो इस डाइकंडाइलिक कंडीशन में आप देखें ये इनका मस्कुलर अटैचमेंट, तो बड़े स्ट्रांग मसल्स होती हैं, एडक्टर और एबडक्टर मसल्स, जो इनको आगे पीछे करती हैं। और इनकी जो मेजर पार्ट है टीथ का, मैंडिबल का, उसके अंदर की तरफ देखें आप 2 स्पेसेस दिख रहे हैं। जो एंटीरियर पार्ट है थोड़ा शार्प होता है, इसको हम इंसाइजर कहते हैं, जैसे हम उनके दांत इंसाइजर टीथ होती है, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो दूसरा है मोलर, पीछे का हिस्सा, हमारे लिए मोलर होते हैं, ये ग्राइंडिंग फंक्शन के लिए। ये भोजन को कट करते हैं आगे से और पीछे उनको ग्राइंड करते हैं और फिर प्री-ओरल कैविटी में डालने के बाद बक्कल कैविटी और इसोफेगस से भोजन इसमें चला जाता है। मैंडिबल मूव करते हैं दाएं बाएं और जिससे भोजन करता है, क्रश होता है। नेक्स्ट है मैक्सिली। इस मैक्सिली को हम मैंडिबल और फर्स्ट पेयर ऑफ जा है तो मैक्सिली सेकेंड पेयर ऑफ जा। और इसमें देखें लेग नुमा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कंपोनेंट्स इसमें साफ दिख रहे हैं। तो पहला सेगमेंट है इसका कार्डो, जो आर्टिकुलेट करता है हेड कैप्सूल से। ये कार्डो वैसे ही जैसे लेग का काप्सा। सेकेंड सेगमेंट है स्टाइपीस, जो कार्डो से आर्टिकुलेट करता है। यह उसी के इक्विवेलेंट है जो लेग में प्रोकैंटर होता है। और इसी स्टाइपीस से लगा हुआ एक स्केलाइड्स लेटरल साइड में होता है, जिसको हम पैल्पिफर कहते हैं। और इसी पैल्पिफर से लगे होते हैं पैल्प्स, मल्टी सेगमेंटेड, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग ग्रुप्स में। आपको उसमें अपने 5 सेगमेंट का मैक्सिलरी पैल्प देखा होगा, इसको मैक्सिलरी पैल्प कहते हैं। इसलिए कि लेबियम में भी पैल्प होते हैं, उनको लेबियम पैल्प कहते हैं। अब इसके एंटीरियर मार्जिन पर जो डिस्टल मार्जिन है, डिस्टल मार्जिन पर अगर आप देखें तो अंदर की तरफ लेसिनिया होती है और बाहर की तरफ गैलिया होती है। इसलिए लेसिनिया और गैलिया आप देखेंगे ढेर सारे इंसेक्ट ग्रुप में, जहाँ विशेष तरह से में मॉडिफिकेशन होते हैं भोजन को ग्रहण करने की, अलग अलग तरह से ग्रहण करने की। तो ये मैस्टिकेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है लेबियम, जो लोअर लिप है। और ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें बीचों बीच से हाफ कर दें तो ये मैक्सिला की तरह से ही दिख रहा है।
लगभग मैक्सिला की तरह से दिख रहा है। जो कार्डन है इसमें वेंट्रम है, वेंट्रम प्रीवेंट्रम जो है स्टाइपीज आप कह सकते हैं। तो ये जो मैक्सिली है वो कंपोजिट हो जाती है, फ्यूज कर जाती है, और एक जो सेकेंड मैक्सिली होती है वही लेबियम बनाती है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पोस्टमेंटम और प्रीमेंटम। तो प्रीमेंटम जो पोस्टमेंटम होता है वो कभी कभी डिवाइडेड होता है, आपने काकरोच में डिवाइडेड देखा होगा। सबमेंटम जो हेड कैप्सूल से जुड़ा रहता है, उसके बाद मेंटम जो प्रीमेंटम से जुड़ा रहता है। और इसी प्रीमेंटम के लेटरल साइड पे दोनों तरफ पैल्पीफर की तरह ही इसके राइट्स होते हैं, जो जिनको आप पैल्पीजर कहते हैं। और इसी पैल्पीजर पर ये पैल्प्स लगे होते हैं, जिनको आप लेबियल पैल्प कहते हैं। वहां मैक्सिलरी पैल्प आपने कहा था, यहाँ पर मैंडिबुलर लेबियल पैल्प कहेंगे। तो अंदर की तरफ जो वहां लैसीनिया थी और बाहर गैलिया थी, ये लैसीनिया वहां यहाँ पर ग्लासा कहते हैं, और जो गैलिया है बाहर की तरफ उसे हम पैराग्लासा कहते हैं। इस पैराग्लासा और ग्लासा को हम लिबुला भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है मैंडिबुलेट टाइप में हाइपोफैरिंक्स। ये होता है, और आपने तो इसकी स्लाइड भी बनाई होगी सैलिवरी ग्लैंड की, देखा होगा कैसे सैलिवरी डक्ट हाइपोफैरिंक्स के बेस पर ओपन होती है, और ये सलाइवा ओरल कैविटी में, प्री ओरल कैविटी में आकर के भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट मैंडिबुलेट टाइप में च्यूइंग और लैपिंग जो हनी बीज में होती है। तो इस हनी बीज में मैंडिबुल्स तो होती हैं, एक्टिव होती हैं, फंक्शनल होती हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने के काम नहीं है। बाकी मैक्सिला होती है, लेबियम होता है, और अगर ध्यान से देखें लैपिंग हम कहेंगे किसको, किसी लैपिंग कहा जाएगा, पहले जब तक शब्द का अर्थ ना मालूम हो कि समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लैपिंग को आप दूसरे शब्दों में जिससे चाटना कहते हैं, जी निकाला कुछ पड़ा रहा उसको चाट लिया, तेज से चाटते हैं, लैपिंग करते हैं। चींटीखोर एक एनिमल है, मेमिकोफेगस, अगर आपने मैलेरिया में पढ़ा, ये अपने टंग को चींटी के बीच में डाल देते हैं और चींटियां उस टंग पे एडहेसिव होता है, चिपक जाती हैं और वो फिर वो निकल जाता है। ठीक ऐसे ही हनी बीज में एक प्रोट्रूसिबल ऑर्गन होता है, और ये बेसिकली मॉडिफाइड होता है ग्लासा। जो ग्लासा होती है लेबियम का इनर पार्ट, जो लैसीनिया मैक्सिला में था, यही ग्लासा इलांगेट होकर एक टंग बनाता है, और ये हेयरी होते हैं। और जैसे ही ये पॉलन के पास या नेक्टर के पास जाते हैं, तो नेक्टर या पॉलन उन्हीं हेयर में छिपक जाए। इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं गैलिया, मैक्सिलरी गैली। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो किनारे की तरफ आपको दिख रहा होगा मैक्सिलरी, लैब्रम के नीचे जो है इस कोने में डॉटेड लाइन में यह पैराग्लासा, लेबियल पैल्प, सैलिवरी कैनाल। तो इस ग्लासा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो हेयर्स होते हैं उसी में पॉलन चिपक जाते हैं, नेक्टर चिपक जाता है, और इसी के बीच में सैलिवरी कैनाल होती है, जो अपने सलाइवा को लास्ट में फ्लेबेलम एक स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें फ्लेबेलम, तो इसी फ्लेबेलम में वो ड्रॉप कर देते हैं। और फिर ये पूरा का पूरा लैपिंग किया जाता है माउथ के अंदर, दांतों की प्रीओरल कैविटी में, और फिर इन्हें ग्रहण कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट नेक्टर तो लिक्विड फॉर्म में है और पॉलन सॉलिड है,
तो उनकी लाइटिंग की जाती है, न तो उनकी च्यूइंग होती है, न तो उनकी कटिंग होती है। तो ये फ्लेगेलम नेक्स्ट आपने किया, नेक्स्ट करिए, यस नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसको हमने आपको बतला दिया कि ग्लासा पैराग्लासा कैसे काम करते हैं। तो इसमें मेन रोल होता है लेबियम का। लेबियम का ग्लासा ही ट्यूबुलर बनकर के टंग बनाती है, जिसमें भोजन चिपकता है। भोजन क्या है? पॉलन है, नेक्टर। और उसी में सेलेबरी डक्ट होती है जो सलाइवा कोट करती है, फिर ग्राउंड कर दिया जाता है भोजन। लेकिन क्योंकि ये मैंडिबुलेट टाइप है और मैंडिबुल फंक्शनल है, तो मैंडिबुल के फंक्शन है मैनिपुलेशन ऑफ वैक्स एंड प्लांट रेजिंग फॉर नेस्ट कंस्ट्रक्शन। आपने हनी बी को हाइव में देखा होगा, उसके छत्ते को देखा होगा, मोम का छत्ता होता है। तो मोम कहां से आता है? यह मोम या वैक्स उनके एब्डोमिनल स्केलेराइड्स जो होती हैं अंदर की तरफ, स्टर्ना की तरफ, उसी में स्प्लिट होती हैं, इंटेगमेंटरी होती हैं, और उन्हीं को एक खोचते हैं। खोचना आप समझ रहे होंगे, स्क्रैपिंग करते हैं। तो स्क्रैपिंग किससे करेंगे? तो फंक्शनल मैकेनिज्म से करते हैं। इसके अलावा अगर वैक्स अगर कहीं टूटता है तो जोड़ेंगे कैसे? तो एक ग्लू होता है, ये ग्लू रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट रेजिन को भी प्लांट से कैसे निकालेंगे? अपने ग्लासा से तो निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए वो मैंडिबल के सहारा लेते हैं और मैंडिबल से उसको खोजते हैं और फिर लेकर के आते हैं। लार्वा को भोजन भी एक कराते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर बीस लार्वा को फीड कराते हैं। क्वीन की ग्रूमिंग भी करती हैं या उसकी सजावट करती है। ग्रूमिंग का आप समझ रहे होंगे। इवन फाइटिंग है, हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। फाइटिंग किससे करेंगे? मैंडिबल से करेंगे। इसके अलावा छत्ते की सफाई भी करते हैं, जो डेब्रिस है, इंक्लूडिंग डेड हनी बीज जो मर जाती है उसके अंदर, उनको भी, लार्वा जो नेचुरल डेथ होती है उनको भी। तो ये मैंडिबल्स इन जगहों पे काम आते हैं। तो इस टाइप के मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स को च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है, जो हनी बीज एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक मैंडिबुलेट में है जहां प्रिहेंसाइल टाइप होती है, और इसमें कोई खास चीज नहीं। मैक्सिला मैंडिबुल वैसे ही होते हैं जैसे फंडामेंटल बेसिक इंसेक्ट में आप कॉकरोच में देखा है। केवल लेबियम का प्रीमेंटम और पोस्टमेंटम इन लार्ज होता है, प्रिहेंसाइल होता है। प्रिहेंसाइल का अर्थ आप समझ रहे होंगे। प्रिहेंसाइल होता है, बीच में एल्बो की तरह से अगर आप देखें तो एक जंक्शन होता है, इसको सीधा कर देता है। तो जब वो प्रेशर पड़ता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होती है, जैसे ही वो हम देखता है या अपने इस पूरे लेबियम को प्रोजेक्ट करता है, और जो लेबियम की जो आप देखें किनारे ग्रीन कलर में जो लेबियल पैल्प है, उसमें जो स्पाइंस के रूप में है वो उनके अंदर घुसेड़ करके उनको किल करता है और फिर उन्हीं में ग्रेस्प करके मक्कल कैविटी में डाल देता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो कैसे एक्सटेंशन होता है इसका। और एक बड़ी मछली जो कि एक्वेटिक होते हैं, ये नाइट्स ड्रैगन फ्लाई के लार्वा कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई को आपने देखा, उसके लार्वा एक्वेटिक होता है, नाइट्स कहते हैं। जैसे कॉकरोच के लार्वा को हम निम्फ कहते हैं, ऐसे के लार्वा को नाइट्स कहते हैं। तो ये मछलियों को, टैटपूल को या दूसरे छोटे इंसेक्ट्स को ये ब्रेक करता है। ये स्पेशल मैंडिबुलेट टाइप में है, लेबियम प्रिहेंसाइल। नेक्स्ट है मैंडिबुलोसेक्टोरियल टाइप। यहाँ भी मैंडिबुल फंक्शनल है, देखें मैंडिबुल्स है, बाहर की तरफ मैंडिबुल, अंदर की तरफ मैक्सिला को दिख रहा होगा। नेक्स्ट देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद
यहाँ देखें तो मैंडिबल्स में ग्रूव है, तो ग्रूव का समझ रहे होंगे, उनके अंदर एक कैविटी है और मैक्सिला उसी के ऊपर फिट बैठता है। तो एक्चुअली मैंडिबल और मैक्सिली को देखें तो ये स्टाइलेट की तरह से ये कहीं भी घुसे जा सकते हैं। ये प्रेडेटरी होते हैं, हमने पहले ही कहते हैं प्रेडेटरी होते हैं, और जो कोई प्रे है, यूजुअली कोई लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, उसको पिक करते हैं, स्टाइलेट उसके अंदर डालते हैं और फिर सलाइवा भी डालते हैं, जगह भी रक्त होती है वहीं इसके थ्रू, और फिर वो सेमी डाइजेस्ट हो जाता है। और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इसी ग्रूव के अंदर बैक्टीरिया को उसके ऊपर करके ट्यूब बना लेते हैं। तो यह मैंडिबल होते हुए भी है सप्लोरियम है, मैंडिबल की भी है क्या हल्का सा सप्लोरियम है। इसमें लेबियल पेल्ट तो प्रेजेंट होते हैं, अगर आप देखें क्या ये लेबियल पेल्ट दिख रहे होंगे। मैक्सिलरी पेल्ट एब्सेंट होते हैं और लैब्रम रिड्यूस होता है। तो यहाँ केवल फंक्शन मैंडिबल और मैक्सिला का कोई फंक्शन नहीं है। तो मैंडिबल में ग्रूव होती है, मैक्सिला उसके ऊपर फिट होती है और एक ट्यूब बना देते हैं उसी सेमी डाइजेस्टिव फूड को गर्म करते हैं। तो ये पंपिंग एक्शन होता है साइबेरियम का, उसी से वो जब डाइजेस्टिव फूड को घुसा। और सेकेंड टाइप का है हास्टेलेट टाइप, जो कई तरह का होता है, ये फोटो में आपको दिखा चुका हूं। तो जो नंबर 1 टाइप का है, जो प्लांट बक्स होते हैं, प्लांट बक्स पियर्सिंग सकिंग टाइप वन, ये प्लांट बक्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आप, बेस्ट एग्जाम्पल आप ये जो डायग्राम्स हैं ये एफिड्स के हैं, ऐसे ही सभी प्लांट बक्स होते हैं। इसमें जो मैंडिबल और मैक्सिला ये स्टाइलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रेड लाइन, स्पाइन लाइन कन्वर्ट हो। यहाँ पर भी देखें ये थ्रेड लाइन, ऊपर के डायग्राम में देखें जो कुछ रेडिश आपको दिख रहा होगा वो मैंडिबल है, जो मिडिल लाइन होगी है, जो उसके अंदर बूश दिख रहा होगा वो मैक्सिली है, जो मिडिल लाइन होगी, और इनको कवर करता है ट्यूब के आकार में लेबियम, जो कि किनारे किनारे है लेबियम। ये पूरा लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबल स्टाइलेट के रूप में, एक स्टाइलेट के रूप में है, और ये प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं, ब्रेक करते हैं, और फिर जो स्टाइलेटिक्स है, जो सीवे एलिमेंट्स है प्लांट के, साइड को साफ करता है। ये सिंपल टाइप का तो इसमें मॉडिफिकेशन किसका? तो माउथ पार्ट में इसमें मैंडिबल और मैक्सिला इन दोनों का मॉडिफिकेशन हुआ, और ये अपना शेप बदल करके स्टाइलेट के रूप में, स्टाइलेट में नीडल के रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं, सो दैट ये ब्रेक कर सकें, और उसी के अंदर वो अपना एक कैविटी बनाते हैं, जिसको आप उसी में से डक्ट भी होती है, वही फुट डक्ट भी होती है, उसी सिस्टम को दोनों बोले। नेक्स्ट टाइप मॉस्किटोज का। मॉस्किटोज में आप देखें तो आपको न केवल मैक्सिला और मैंडिबल नीडल के रूप में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर लाइब्रम और हाइपोफेरिंग्स भी नीडल के रूप में कन्वर्ट, सभी के सभी। अगर आप बगल के डायग्राम को देखें तो जो ब्लू में पिंक कलर में दिख रहा है, यह लेबियम, यह एक कैविटी बनाती है, और इसी कैविटी में फुट कैनाल बन जाता है, और इसको बनाने में देखिए टॉप पर लिखा हुआ है लाइब्रम, ये ऊपर छत बना देता है। साइड में देखिए ग्रीन है मैक्सिला और मैंडिबल नीडल के रूप में, ये पियर्स करते हैं। तो इसमें 5
लैब्रम, हाइपोफैरिंक्स जिसमें सैलरी कैनाल होती है, और मैक्सिली और मैंडिबुल, ये सभी के सभी स्पाइनेट्स। तो स्पाइनेट 6 कंपोनेंट, लैब्रम भी, हाइपोफैरिंक्स भी, दोनों मैक्सिली और दोनों मैंडिबुल। तो अब ये नीडल के रूप में हो गए, तो अब हमें शक करते हैं। तो लेकिन ध्यान देने की चीज है कि जो आपने टाइप 1 में देखा कि लेबियम भी प्लांट टिश्यू में इंसर्ट कर जाता है, लेकिन मॉस्किटोज में केवल स्टाइलेट्स, लेबियम नहीं, लेबियम ऊपर ही रह जाता है। अगर ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये तो हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। क्या देखें, मॉस्किटो ब्लड कैपिलरीज में स्टाइलेट इंसर्ट किए हुए हैं, ले रहा है, लेकिन लेबियम ऊपर, लेबियम देखें, ये उड़ गया, तोड़ कर गया। तो लेबियम डज नॉट pierce but folds up or bends as स्टाइलेट। तो केवल स्टाइलेट इंसर्ट करता है, और उसे स्टाइलेट जो अपने पीछे देखा था तो कैविटी होती है, उसे कैविटी से ब्लड को सक कर देता है। लेकिन ब्लड सक करने के पहले वो सलाइवा उसमें डालता है। अब जानते होंगे क्यों? क्योंकि इसके स्टमक में अगर ब्लड कोआगुलेट हो गया तो फिर वो उसमें मूवमेंट नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो उसको कोआगुलेशन से रोकने के लिए एंटी कोआगुलेंट होते हैं इनके सलाइवा। नेक्स्ट है रास्पिंग एंड सकिंग टाइम। यहाँ पर स्पाइलेट्स तो होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती है, और ये माउथ कोन बनाते हैं। देखें यहाँ पर एक माउथ कोन है नीचे की तरफ। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो स्टाइलेट्स, मैक्सिला 2, मैंडिबुल 2, तो 4 स्टाइलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 3 स्टाइलेट, दोनों मैक्सिला और एक मैंडिबुल, लेफ्ट मैंडिबुल, राइट मैंडिबुल एक्शन। तो आप कह सकते हैं कि इनका माउथ पार्ट एसिमेट्रिकल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री जो पढ़ते हैं कि जो इंसेक्ट में होती है बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पर इनका माउथ पार्ट एसिमेट्रिकल। तो इनके जो स्टाइलेट्स हैं यस तो करते हैं, लेकिन ये सक नहीं करते, वहां पर उसको घाव बनाते हैं, लेसरेट करते हैं प्लांट टिश्यू। जब प्लांट टिश्यू लेसरेट हो जाता है, वह घाव वह बन जाता है, तो जो सैप पे ऊज करता है और उस ऊजिंग सैप को ये सक करते हैं। तो थ्रिप्स में और बग्स में यह अंतर, बग्स जहाँ सैप को ही सक करते हैं उनके टिश्यू से, ये इसको लेसरेट करके जब सैप ऊजिंग करने लगता है, बाहर आने लगता है, तब उसको अपने माउथ का जो कोन है उस कोन से सक करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हास्टलेट टाइप में रेस्पिंग सकिंग जो फ्रीज होती है, रेड फ्रीज। तो नेक्स्ट रेड फ्रीज, रेड फ्रीज को भी आपने स्लाइड में देखा होगा। यहाँ पर देखें माउथ कंपोनेंट्स में मैक्सिलरी पैड्स आपको दिख रही हैं, एपिफेरिंक्स दिख रहा है, मैक्सिला कैलेसिनिया दिख रहा है, लेबियल पैल्स दिख रहा है, और ऊपर मैक्सिला दिख रहा है। तो यहाँ मैक्सिला होता है, मैक्सिली कैलेसिनिया होती हैं, लेबियल पैल्स होते हैं, मैक्सिलरी पैल्स होते हैं, और एपिफेरिंक्स, इतने कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है इसका, माउथ पार्ट का, वो है एपिफेरिंक्स। यही एपिफेरिंक्स केवल स्टाइलेट बनाता है, जो मेरी लाइक स्ट्रक्चर है, केवल यही स्टाइलेट का काम करता है। जो फुट कैविटी बनती है, आप देखें एपिफेरिंक्स टॉप पर लिखा हुआ है बगल में, तो यही एपिफेरिंक्स फुट कैनाल बनाता है। और जो मैक्सिलरी लेसिनिया होती है, ये लेसिनिया कटिंग एज बनाती है, ये ब्लेड की तरह से काम करती है, और टिश्यू को जैसे अगर कोई रेड को कट करता है, ब्लड लेता है या ह्यूमन का लेता है, तो ये कट करता है,
जब कट होती है तो ब्लड लूज होता है और उस ब्लड को ये इपीफेनिक्स में जो कैनाल बनी हुई है उस इपीफेनिक्स से उस तो यहाँ पर न तो मैक्सिला स्टाइलेट बनता है न मैंडिबुल स्टाइलेट बनती है, केवल इपीफेनिक्स स्टाइलेट बनती है। और जो मैक्सिला का रोल है, जो उसकी रेसिनिया है, ये ब्लेड के रूप में कन्वर्ट होते हैं काटने के लिए, टिश्यू काटने के लिए। तो यहाँ पर सीधे सकिंग नहीं है कि मॉस्किटो की तरफ से स्टाइलेट डाला और ब्लड को निकाल दिया, बल्कि कट करते हैं। जैसे आप हाथ कट हो जाए तो ब्लड आने लगे और उस ब्लड को लेते हैं। नेक्स्ट हास्पिलेट में है हाउस फ्लाइज का स्पॉन्जिंग टाइप। नेक्स्ट स्लाइड। हाउस फ्लाइज का, हाउस फ्लाइज ने क्या किया, इन्होंने स्पेशल मॉडिफिकेशन किया। इनके कंपोनेंट को आप देखें तो आप बांट सकते हैं रोस्ट्रम, हास्टेलम और लेवेलम। तो यहाँ मैंडिबल तो एब्सेंट होती है, मैक्सिला भी एब्सेंट होती है, केवल उसका एक निशान छूट जाता है मैक्सिलरी पैल, जो आप देख रहे होंगे क्लाइटियस के नीचे, क्लाइटियस के हेड का पार्ट जिससे अटैच होता है, मैक्सिलरी पैल होती है। वो चीज टाइपिस दिखती है और पैल दिखती है, बाकी कुछ नहीं होता। मैंडिबल तो एब्सेंट ही होता है। और लैब्रम इपीफेरिंक्स एक में मिला हुआ होता है। लैब्रम और इपीफेरिंक्स एक पार्ट है। और जो हास्टेलम है और जो प्रीमेंटम है, प्रीमेंटम में क्या करते हैं, यह आप नीचे देखें इस बगल में वो एक कैंटिनुआ बनाए हुए हैं और उसी में सेलरी कैनाल है और पैप के रूप में, कवर के रूप में सूर्य की एक कैनाल बन सके लैब्रम इपीफेरिंक्स। तो ये भोजन को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दें, सबसे नीचे जो लेवेलम है जो कुछ स्पॉन्जी टाइप का होता है। जो नेक्स्ट तो ये जो ये मैंडिबल एक हो जाती है, इसमें आप लेवेला को देखें तो इस लेवेला में या ट्रेवर्स है, ट्रांसवर्स देखें या ट्रैकिया, इनको हम सीडोट्रैकी कहते हैं। और ये सीडोट्रैकी एक्चुअली यही स्पंज की तरह काम करता है। जैसे स्पंज होता है उसमें एयर्स होती हैं, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी सीडोट्रैकी होती है जो एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लिक्विड फ्लूइड को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके जो फूड कैनाल होती है लेबियम के अंदर, उसी के थ्रू ये सप्टोरियल फंक्शन से मकड़ों के अंदर कभी कभी भोजन डाइजेस्ट भी किया है। जैसे अगर लिक्विड है तब सीधे सीधे नहीं, लेकिन आपने गुड़ के ऊपर बैठा मक्खी देखा होगा, चीनी के ऊपर बैठी हुई मक्खी देखी होगी। तो ये चीनी को कैसे खा जाती है, तो पहले वहां पर सलाइवा पोर करती हैं और वो सलाइवा उनको डाइजेस्ट करती, फिर वो सलाइवा लिक्विड है ही, उसी लिक्विड में वो कुछ घुल जाता है, कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो उसे इनटेक चखने के लिए। अन्य इंसेक्ट्स में तो आपने लाइब्रम में, लेबियम में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन हाउस फ्लाइज में टेस्ट बर्ड उनके पैरों के टार्साई का ध्यान रखना। इंसेक्ट्स में जो टेस्ट बर्ड कहाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हास्टलेट में, जिनको माउथ और बटरफ्लाइज ने अडेप्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है, मॉडिफाई किया। इसमें मेजर पार्ट प्रोबोसिस, और ये प्रोबोसिस एक्चुअली जो गैलिया होती है ये मैक्सिला की, मैक्सिला में आपने देखा था अंदर लेसिनिया, बाहर गैलिया।
तो गैलिया ही प्रोलॉन्ग कर जाती, इलांगेट कर जाती, और यह एक लंबी सी प्रोबोसिस बनाती है। और रेस्ट के समय यह स्पाइरली अरेंज होती है, जैसे घड़ी की स्प्रिंग होती है। और अदरवाइज फीडिंग के समय में जब इनमें हाइड्रोलिक प्रेशर आता है ब्लड का, ये एक्सटेंड हो जाती है और अपने भोजन तक पहुंच जाती है। तो मेन पोर्शन है इस साइक्लिक टाइप में प्रोबोसिस, जो मैक्सिला के गैलिया का बना। तो देखें नीचे के फोटो डायग्राम में दोनों तरफ गैलिया है और बीचों बीच में वो एक सकिंग ट्यूब बन गया। तो गैलिया के बीच में सकिंग ट्यूब है। ये देखिए बंदूक की नाव की तरह से दोनों गैलिया, और इन्हीं के बीच में ये सकिंग ट्यूब है जिसके जो नेक्टर और पॉलन सक। तो गैलिया असल में ग्रुप होते हैं उसी से तो ये मॉथ और बटरफ्लाइज की जो एडल्ट हैं ये तो पॉलन और नेक्टर फीड करते हैं, और इनके बच्चे जो कैटरपिलर है तो मैंडिबुलेट माउथ पार्ट उनका दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी देखें इस ग्रुप में भी भोजन का कंपटीशन उनके बच्चों में और उनके एडल्ट्स में, पेरेंट्स में और ऑफिसर्स में भोजन अलग अलग है, भोजन का कोई कंपटीशन है। तो इसमें प्रोबोसिस हमने बताया स्प्रे की तरह से कॉइल होता है, ब्लड के पंपिंग चाहिए होते हैं, मैंडिबल्स एब्सेंट है। तो जब ये नॉन फंक्शनल होता है उसमें कॉइल होता है, फंक्शनल होता है तो अनकॉइलिंग होती है, हमने पहले ही बताया। इसमें मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प्स प्रेजेंट। नेक्स्ट और लास्ट टाइप आप कह सकते हैं ये फिल्टर फीडर होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के लार्वे जो अपने माउथ पार्ट्स को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर मॉस्किटो लार्वा को देखें तो इनकी जो लेटरल सीटल ब्रश होती है लैब्रम के ऊपर, सामने की तरफ देखें सीटल ब्रश अंडरलाइन एरिया से। नेक्स्ट लास्ट टाइप एस जो रेड अंडरलाइन है सीटल ब्रश, सर्कल लिखे है, मिस्टेक है, सीटल ब्रशेस है। ये सीटल ब्रशेस का मतलब सीटी है हेयर लाइक, और ये कंटिन्यूअस करंट पैदा करते हैं, बीटिंग होती है, करंट पैदा करते हैं, और इस करंट से पानी में करंट इनकी तरफ आता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब माउथ के पास पहुंचते हैं जहां उनके मैंडिबुल और मैक्सिला होती है, तो वहां की जो सीटी होती है वे उनको फिल्टर करते हैं, और ये फिल्टर करके उनको वो अपने बकल कैविटी में डाल देते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो फिल्टर फीडिंग से लेकर के सकिंग, घाव करके सक करना और मैंडिबुलेट, तो भोजन का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जो इनसे न ग्रहण कर पाते हैं। तो कम से कम 11 टाइप्स के माउथ पार्ट्स ये बेसिक है, इनमें भी अलग अलग ग्रुप्स में थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस हुए हैं। कुछ तो पैरासिटिक इंसेक्ट है जो हाइमेनोप्टेरा में हनी बीज के ऑर्डर के हैं, जो पैरासिटिक होते हैं, और वे इनको हम पैरासिटवाइड कहते हैं एक्चुअली। जो आपने कंट्रोलेट पढ़ा होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो वे लार्वी होस्ट के अंदर कुछ उसी तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, कोई अंग नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई माउथ का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन वो क्यूटिकल से भी डाइजेस्टेड जो फूड है, ब्लड में जो फूड है, पर्टिकुलरली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये इम्बाइब कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ पैरासिटिक हेल्मिंग्स अपनी बॉडी में करते हैं।
तो आप ये इस तरह से देखें इंसेक्ट्स तो भोजन का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो वो ग्रहण न कर। डेड बॉडी से लेकर के लिविंग बॉडी, डेड प्लांट से लेकर के लिविंग प्लांट, जूसी मटेरियल से लेकर के हार्ड वुड, कौन सा भोजन हड्डी तक के खा सकते हैं। तो कोई ऐसा भोजन नहीं है तो कोई ना कोई इंसेक्ट उसको कंज्यूम न करता हो। और इनकी सफलता का राज इनके इसी माउथ पार्ट्स के परिवर्तन में है जो इन्होंने कर रखा। और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होती रहती है। और अभी कुछ और भोजन इनके उपयोग कैसे होंगे उनको ग्रहण करने के लिए अपना सोच रहे होंगे कि कैसे हम इसको ग्रहण करें। आई थिंक आगे बहुत मॉडिफिकेशन इन माउथ पार्ट्स। के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई बच्चे या कोई विद्यार्थी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई सवाल उठ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर। कोई भी विद्यार्थी। सभी लोग समझ गए हैं। किसी को नहीं पूछना है? हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ सर, ट्रिमिंग वाला थोड़ा सा बता दीजिए, उसमें समझ नहीं पाया कि कटिंग जो कटिंग करते हैं सर इंसेक्ट वर्ग के। कौन सा सर कटिंग जैसे आपने बताया सर, चिलेट ले गया है और क्या कहते हैं सकिंग। किस टाइप में? अरे आप इंसेक्ट में थोड़ा समझाइए, पहला वीडियो नहीं पाया था सर। नहीं चलो हम जो है आपको ये लेक्चर भेज देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा सर ने। ठीक है ओके सर, ओके थैंक्स सर। सर मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। अरे ये बीच में ये लेट से ज्वाइन किया ना, इसलिए शुरुआत वाला शुरुआत से तो फिर आप देख लीजिएगा। तो सर बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर संगीता अवस्थी मैडम जुड़ी हुई हैं। मैडम आपको बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए यहाँ पर एक ऐसा सुखद दृश्य आप देख रही हैं कि यहाँ पर 3 पीढ़ी के लोग एक साथ हैं। हमारे विद्यार्थी हैं और हम उनके सर हैं, और सर हमारे पीएचडी के एग्जामिनर थे, और तब से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं जब से हमारी पीएचडी हुई। सर का स्नेह और आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहता है। सर का इतना लंबा एक्सपीरियंस, 4 दशक से ज़्यादा का शिक्षण व रिसर्च का एक्सपीरियंस, और 3 शतक से ज़्यादा रिसर्च पेपर, 36 पीएचडी, 1 डीएससी, 16 रिसर्च प्रोजेक्ट, इतने ढेर सारे। सर जूलॉजी के हेड रहे, बायोटेक्नोलॉजी के रहे, डीन साइंस रहे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे, और सर प्रो वाइस चांसलर रहे। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और सर जो है, सर का जो अनुभव है वो हम लोगों को मिलता रहता है। सर पूरा जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय परिवार और अन्य सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो आपको बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका। हमारे व्हाट्सएप पर सब बच्चे लिख के भेज रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आई थी, वो समझ गए। 1-2 एक्स्ट्रा टाइप जो हम भी नहीं जानते थे सर, वो हम भी जान गए। और वैसे बोरिंग टॉपिक तो ये है ही है, मच्छर मॉस्किटो। एक नई चीज़ मैडम हमने सर से सीखा भी कि मच्छरों के जो मम्मी पापा हैं, तो मम्मी तो ब्लड सक करती हैं, और जो पापा हैं वो बाहर पेड़ पौधों को इस रूप में हमने इसको पढ़ा। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग। पापा उसके वेजिटेरियन है, मम्मी नॉन वेजिटेरियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमेशा याद रहेगा ये तो। सारे बच्चों को याद रहेगा। और इस एंगल से हमने कभी इतनी बार मॉस्किटो को हमने पढ़ाया, मलेरिया को हमने इतनी बार पढ़ाया, लेकिन इस एंगल से हमने कभी नहीं सोचा। बहुत ही बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपका बहुत धन्यवाद सर। और किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद कहें, ये हमारे कोई पास शब्द की जरूरत नहीं है। हमारे पास हम लोग का काम ही है पढ़ना पढ़ाना। बड़ा अच्छा लगा 3 साल के बाद, और वो भी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है।
बहुत सही है। बहुत सही बात है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कोई इंटरेक्शन हाँ, मैं तो पहले समझा ही नहीं कि कैसे ये सब होता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो ये एक प्रकार से सर जो पहले 2 दशक पहले चलता था दूरदर्शन, तो अभी भी चलता है, लेकिन अब ये दूर से हम लोग सबका दर्शन कर रहे हैं, वो एक प्रकार का वही दूर से दर्शन है। वही है। तो सर एक बार आपका पुनः बहुत बहुत आभार राजकीय महाविद्यालय परिवार की तरफ से, हमारे बच्चों बहुत की बहुत तरफ से, धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला सर। और इस राइट। सर रिटायर हो गए हैं, और हमको लगता है जब से सर रिटायर हुए तब से सर का वर्क बढ़ गया है। तो अब पढ़ाने वाला समय बच गया है ना। हाँ जी सर, तो बहुत पढ़ाने का समय बच गया तो इसका टाइम मिल रहा है। जी सर। नमस्कार। तो आज का ये तो सर के लेक्चर के बाद आज का हमारा दूसरा जो सत्र है वो डॉक्टर निशा सिवाल जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आचार्य नरेंद्र देव, नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर। मैडम अभी मैडम के लेक्चर से अभी आप इतना देखेंगे कि क्या मैडम ने कैसे कितने अच्छे ढंग से सेल टिश्यू कल्चर के बारे में बताया। तो अभी मैडम का इंट्रोडक्शन हम थोड़ी देर बाद देंगे, पहले मैडम का लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद तब इंट्रोडक्शन देंगे। तो डॉक्टर निशा सिवाल मैडम का से आग्रह है कि वो अपना लेक्चर आरंभ करें, और इस कार्यक्रम में 10 दिवसीय ये ऑनलाइन कार्यक्रम में मैडम आपका स्वागत है, और आपसे अनुरोध है कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें। और ये हम नई परंपरा शुरू कर रहे हैं कि आपके लेक्चर के बाद आपका इंट्रोडक्शन हम देंगे। Good evening to all. First of all, my gratitude towards all members of organizing team for conducting such an informative lecture series. I would like to thank to the principal Dr. Ashish Joshi. शायद sir present नहीं है, but I was very thankful to him and Dr. A.K. Verma sir for giving me this opportunity to share my views on the topic. और it was very informative session by Professor Rajendra Singh sir, जो मैंने अभी सुना, बहुत इंटरेस्टिंग था, lots of knowledge I got it from there. Besides that, simultaneously, I would like to thank my HOD, Dr. Sangeeta Basti, for encouraging me always, and my colleagues, Dr. Pushpa Chaudhary, Seema Pandey, and Ankita Basti, for giving their free suggestion while I preparing this lecture. तो सर मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सबको? हेलो? हाँ जी मैडम। Yes, ma'am. Yes, visible. Okay. हाँ जी मैडम। Today we will going to talk about cell and tissue culture. Not जनरल सा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। मैंने कोशिश करी है कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करूं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इट इज बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है ये। तो सेल कल्चर हम लोगों ने सेल्स हमने अभी तक ये जाना है कि सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारे अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, ब्लड सेल्स मिलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं, प्लेटलेट्स मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। लेकिन इन्हीं सेल्स को, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, चाहे वो एनिमल सेल्स हो, उनको हम कैसे इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर कैसे ग्रो करेंगे कंट्रोल कंडीशंस में। अपने आप तो वो ग्रो करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन हम उन्हें कैसे कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ये हम इसमें पढ़े। इट इज सेल कल्चर। अब बेसिकली कल्चरिंग ऑफ सेल जो है वो एनिमल सेल से ड्राइव हुआ है, और सेल कल्चर जो फर्स्ट टाइम जो था सक्सेसफुली रोश हैरिसन ने 1907 में प्लान किया था। प्रोसेस रॉक्स ने 1885 में बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन बिकॉज प्रॉपर तरीके से रॉस हैरिसन ने स्टार्ट किया था, काफी सेवरल हफ्तों तक उन्होंने सेल्स को जीवित रख पाए थे इन विट्रो कंडीशन में, इसलिए हैरिसन इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सेल कल्चर। हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारे हैं, तो आई डिडंट गो इन डिटेल, मैं शॉर्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। रॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि 1885 में उन्होंने सबसे पहले सलाइन वाटर, सलाइन मतलब नमक वाला पानी होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक टीथ सेल्स को ग्रो करा।
फिर उसके बाद 1907 में हैरिसन ने आपके जो ये न्यूरॉन्स आप जानते हैं, जो दिमाग वाले, जो आपके माइंड में, नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, उनको ग्रो करा, और वो काफी हफ्ते तक उन्होंने, सेवरल वीक्स तक उनको सक्सेसफुली ग्रो करने में वो कायम रहे। उसके बाद लेटर ऑन लुइस, क्योंकि जिस मीडियम में अभी तक हमने देखा वो सलाइन में या लिम्फ उसमें, क्लॉट में, प्लाज्मा में, इस तरह के मीडियम में वो लोग ग्रो कर रहे थे। लेकिन इन 1911 लुइस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रॉपर लिक्विड मीडिया बनाया जिसमें अलग अलग कंसिस्टेंसी थी, सी वाटर था, सीरम था, एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट था, सॉल्ट थे, पेप्टोन्स थे जो बफर मेंटेन करें, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएं। तो ये सब कंडीशंस करके, और एक जो सेल उसमें ग्रो करें कल्चर में, वो एक लेयर में, एक डेफिनेट वे में ग्रो करें। ऐसे नहीं कि कोई कहीं ग्रो कर रहा है, कोई कहीं ग्रो कर रहा है, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। कंट्रोल ग्रोथ यानी कि एक प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने देखा होगा जब हम स्कूल में कोई फंक्शन कराते हैं, या स्कूल में जब आप लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं, तो आप एक डेफिनेट लाइन में खड़े होते हैं। ऐसे नहीं कोई जहां जाके खड़ा हो गया जिसका मन खराब, नहीं, एक क्लास की लाइन प्रॉपर बनती है। तो इस तरीके से एक लेयर में जब ग्रो करते हैं। उसके बाद 1916 में रॉस और जॉन्स थे, उन्होंने एंजाइम ट्रिप्सिन का रोल बताया सब कल्चरिंग में। सब कल्चरिंग आई विल गो इन डिटेल। सब कल्चरिंग क्या होती है, जब हम मीन कल्चर से एक लाइन की तरफ लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को ही ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं ना सब कल्चर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, और फिर 1927 में फर्स्ट वायरल वैक्सीन वैक्सीनिया डेवलप हुई। दिस इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सेल कल्चर। आई नो आप लोगों ने आज के टाइम में कोरोना वैक्सीन का बहुत जिक्र आ रहा है, तो वैक्सीन डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम सेल कल्चर्स पे ही करते हैं। अगर सेल कल्चर्स नहीं होते तो शायद आज हमारे पास वैक्सीन भी नहीं होती। और फिर 1940s में हमने पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या रोल है, कैसे वो कंटामिनेशन मतलब जो अनवांटेड सेल है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है सेल कल्चर में, उनका ग्रो होना, उनको रोकना। तो ये 1940 में आया था, उससे पहले इसके बारे में बात नहीं होती थी। फिर उसके बाद 1955 में ईगल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मीडिया, कल्चर मीडिया जिसे बोलते, कल्चर मीडियम, मैंने पहले भी बात करी थी इसके बारे में, वो बनाया जो आज तक यूज होता है। बहुत तरीके का आपको पढ़ेंगे, DMEM, CMEM, आगे मैं जिक्र करूंगी इनके बारे में भी। लेकिन वो ईगल जो 1955 में ईगल ने बनाया था, वही अब तक चल रहा है। और 1964 में हार्ट मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट मीडियम जो है उसमें हम हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी यूज करके बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। जैसे कि आज से बहुत रिसेंट एग्जांपल में ब्लैक ब्लिंक के आप लोग अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग इससे ऑनलाइन जो हम लोग कर रहे हैं स्टडी, तो जस्ट गोल्ड जो ज्यादा हुई है वो कोरोना काल की वजह से ही हुई है। इसलिए फिर ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडवांसमेंट्स आए सेल कल्चर में, और इसकी वजह से 1999 में हमें बात करें तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स आए जो क्लिनिकल ट्रायल्स में आजकल चलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंटरलिंकिंग साइटोकाइंस होते हैं इम्यून सिस्टम के, CD4 और हीमोग्लोबिन फैक्टर 7 ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से बहुत सारे इंसुलिन आया, आपको पता है इंसुलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन यूज होता है। तो उस तरीके से बहुत सारे हैं और स्टिल ऑनगोइंग, अभी भी और बहुत ज्यादा, ये जो है मेन थे वो मैंने आपको यहाँ पे जिक्र करा। अब ये क्या 3 ऐसी चीजें होंगी जो सेल कल्चर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला, एंटीबायोटिक का यूज होना। जब से एंटीबायोटिक आए तब से कॉन्टैमिनेशन ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गई है, मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो अनवांटेड सेल है वो नहीं ग्रो होंगे। दूसरा, ट्रिप्सिन का रोल, जब हम एक कल्चर से सब कल्चर बनाते हैं, यानी कि एक जो लाइन होती है उससे एक सेल लाइन बनाते हैं, वहाँ पे ट्रिप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
और दूसरा है हमारे कल्चर मीडियम, डिफाइंड कल्चर मीडियम। हमारे पास एक डिफाइंड कल्चर मीडियम होता, उसी वो न्यूट्रिएंट का काम भी कराता है और सराउंडिंग भी प्रोवाइड कराता है, पीएच भी प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों काम वो करता है। अब सवाल ये उठता है, हम सेल कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने क्यों उसको इस्तेमाल करा, क्या इसका क्यों ये इतना जरूरी है, कहाँ कहाँ पे ये रोल प्ले करता है। पहले तो हम क्या कहते हैं, मॉडल सिस्टम होता है, बेसिक सेल बायोलॉजी हम इससे पढ़ पाए हैं। आज हमें पता है कि इसमें डीएनए होता है, वहाँ पे कहते हैं रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और एजिंग क्या होती है, न्यूट्रिशनल अगर हम प्रोटीन देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे कौन सा सेल लेके जाता है, पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं। तो ये हमारे पास सेल कल्चर थे, लिविंग सेल्स थे, यानी कि जो जिंदा थे, हमने उनमें डाइस डाल के चेक करा, उनको देखा, स्टडी करा, तभी हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आई है। तो आप सोच सकते हैं कि सेल कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। फिर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, यानी कि हम जितनी भी ड्रग्स नए मार्केट में आती हैं, ड्रग्स आप जानते हैं, चाहे वो पैरासिटामोल, हम बुखार के लिए पैरासिटामोल खाए, या खांसी जुकाम के लिए कोल्ड ड्रिंक खाएं, सॉरी कोल्ड डी खाएं, या कुछ भी खाएं, उसकी टेस्टिंग पहले हम इन विट्रो ही करते हैं, पहले इन सेल्स के ही करते हैं। उसके बाद हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं, जैसे गिनी पिग, रैबिट, रैट। और कैंसर रिसर्च में जैसे हम लोग कैंसर में अभी भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन जो भी हम केमिकल, वायरस, रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, ये हम पहले इन विट्रो स्टडी ही करते हैं। एक टर्म होती है इन विट्रो, एक टर्म होता है इन विवो। विट्रो जहाँ पे आता है, सेकंड हमेशा याद रखने के लिए मैं ये बता रही हूँ, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब्स में, आर्टिफिशियली, प्रॉपर्ली आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है वो सेल्स लिविंग ही, लेकिन हम उनको कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। और इन विवो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर। और मॉडल ऑर्गेनिज्म आपको ह्यूमन के लिए तो सबसे अच्छा हम लोग माइस और रैबिट ही यूज करते हैं लैब्स में। उसके बाद वायरल और वायरस के कल्टीवेशन ऑफ वायरस वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए ये भी हम इसके थ्रू ही, सेल कल्चर के थ्रू ही पढ़ पाए हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन प्रोड्यूस करना, जैसे आज के टाइम में पोलियो की वैक्सीन आप जानते हैं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आप जानते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जानते हैं, मीजल्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पता है आपको। ये सब दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेल कल्चर, क्योंकि हम जो भी कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं और उसको इन विट्रो करते हैं, उसके लिए हम सबको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए प्रोडक्शन करने के लिए भी हम उसमें अपने डिजायर्ड जीन डालते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। दैट इज ऑल पॉसिबल सेल कल्चर। फिर जीन थेरेपी, कि हमें देखना है कि फंक्शनल जीन जो है अगर वो डेलेरियस है, हार्मफुल है, हार्मफुल प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको कैसे नॉन फंक्शनल जीन से वो कर सकते हैं। जैसे आजकल जीन थेरेपी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ विदेशों में जो बेबी होने वाला होता है और उसके कुछ जीन्स अगर पहले से पता हो कि हार्मफुल हैं, तो वो हम जीन्स चेंज कर सकते हैं। किसी की फैमिली हिस्ट्री में रहा है कि कोई ज़्यादा डेंजरस डिजीज या कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस सेल कल्चर। और एम्ब्रियो कल्चर, आज ये तो आप लोग सब जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी तरीके का सेल कल्चर ही है। और फिर ह्यूमन इन विट्रो स्टडीज फॉर डिजीजेस, इन सब के लिए हम सेल कल्चर पे ही डिपेंड हैं। हमें एक टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है बेसिकली ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स को एक डिफाइंड टेम्परेचर इंक्यूबेटर, उनको सप्लीमेंट्री खाना प्रोवाइड करते हुए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हुए, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड कराते हुए जीवित रखना। आपने देखा होगा या सुना होगा कि आफ्टर डेथ बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं, कि कुछ लोग अपनी आईज डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं। तो वो डोनेट करके कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करी जाती है, और प्रिजर्व करने के लिए दिस टिश्यू कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे उनकी फंक्शनलिटी चेंज ना हो, क्योंकि जिस बंदे को कभी कभी हमारे पास
डोनर होता है देने वाला, लेकिन एक्सेप्टर नहीं होता तो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, हम उसको सेफ साइड के लिए रख लेते हैं। और एक फाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, कितने महीने तक वो वायबल होती है, उसके बाद हम उसको उस टाइम पीरियड जैसे 2 महीने का टाइम है उसमें अगर वो पेशेंट मिल जाता है तो हम उसको लिमिट कर देते हैं टेस्टिंग वगैरह करके, और इससे लाइफ सेव हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ सेल कल्चर के बेसिक टर्म्स की, क्या सेल कल्चर होता है। तो एक टर्म होती है प्राइमरी कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं हम सर्जिकली रिमूव करके, एंजाइमेटिकली कैसे भी रिमूव करके ऑर्गेनिज्म से लेके आते हैं और कल्चर एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करते हैं, अटैच करते हैं। इनके फाइनाइट लाइफ स्पैन होती है, मतलब एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद डेथ होने लगती है। और प्राइमरी कल्चर जो होते हैं बहुत हेटेरोजेनियस होते हैं। हेटेरोजेनियस मतलब उनमें बहुत तरीके की वैरायटी मिलती है। हम बोलते हैं जैसे हेला सेल या ल्यूकोसाइट, टाइप पर्टिकुलर नहीं है, उसमें हर तरीके के सेल्स मिलते हैं। फिर बाद में हम सब कल्चरिंग कर करके, सब कल्चरिंग कर कुछ छोटे-छोटे पोर्शंस ले लेके उसको एक जनरेशन पे डालते हैं, एक सेल लाइन पे डालते हैं। सेल लाइन मतलब वो एक ही तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे सेल्स तो माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, लेकिन मैक्रोफेजेस टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, और न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते हैं। सिर्फ इनके सब कल्चर्स नहीं बनते हैं, इनके सिर्फ प्राइमरी कल्चर्स होते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते थे। इनकी लाइफ स्पैन नए बनेंगे नहीं, पुराने जो जिंदा है उसको मरना है, ये आपको पता है, तो हम उसको वो डिवाइड होंगे नहीं, तो लाइफ स्पैन के बाद उनकी डेथ होने लगती हो जाती है। फिर कंटिन्यूअस सेल लाइन की बात करें, जितने भी सेल होते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन ग्रो करते हैं, उसके बाद वो डिक्लाइन खत्म होने लगते हैं। या तो सेल लाइन स्पॉन्टेनियसली अपने आप होने लगती है, या हम लोग केमिकली ट्रांसफर करते हैं सब कल्चर्स बना के कि वो एक सेल लाइन पे जाने लगते हैं। और फास्ट ग्रोथ होती है और सेल डेंसिटी में हाई होने लगती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स, मॉर्फोलॉजी, शेप और अपीयरेंस के बेसिस पे बात करें तो 3 तरह के फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक एपिथेलियल सेल्स, एक लिम्फोब्लास्ट सेल्स और एक फिब्रोब्लास्ट सेल्स। एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, फ्लैटन होंगे और पॉलीगोनल होंगे। लिम्फोब्लास्ट होंगे जो सेल्स सस्पेंशन में रहेंगे और गोल होंगे, मतलब अगर फ्लैट होंगे तो वो चिपक सकते हैं, लेकिन गोल होंगे तो वो चिपक नहीं सकते। और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो भी सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, वो लंबे होते हैं, नोवेटिव होते हैं, बाइपोलर होते हैं। अब कल्चर मीडिया की बात करें तो कल्चर मीडिया होता है, मीडिया मैंने आपको पहले ही बताया, वो मीडियम जिसमें सेल ग्रो करेंगे, जो पीएच प्रोवाइड कराएगा और खाना प्रोवाइड कराएगा। यानी कि जो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा, माहौल से पीएच प्रोवाइड कराएगा, माहौल प्रोवाइड कराएगा और खाना प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो कौन सा मीडिया लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये तो है नहीं कि हमको मेरी पसंद की ड्रेस लेनी है, हमें रेड वाला पसंद है, नहीं हमें ब्लू वाला पसंद है, पिंक वाला अच्छा लगा है। नो, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सेल ग्रो करना है। मैंने आपको बताया फिब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल, वो सारे इस तरीके से 3 तरह के बेसिकली ये होते हैं, GMEM, EMEM एंड DMEM। तो जी ये एक्चुअली कंप्लीट से नेम्स में है, जो GMEM है ये ईगल्स का ही है, मिनिमम एसेंशियल मीडियम, इसका फुल फॉर्म है ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडियम, एंड दिस G इज ब्लूबो मिनिमम एसेंशियल मीडियम, एंड D इज फॉर डलबैकोस। तो ये जो ईगल वाला है, ये नेम था जो ईगल ने बनाया था, जो मैंने आपको हिस्ट्री के टाइम पे बताया था। एंड जो GMEM है और DMEM है, ये इसी के फर्दर मॉडिफिकेशंस। बात करते हैं, और इनमें एंटीबायोटिक्स भी सप्लीमेंट्री रहती हैं, जिससे कि वो कंटामिनेशन रेट बहुत कम रहे, यानी कि उनमें जो बैक्टीरिया हमारी जरूरत के हैं वो ही ग्रो करें, दूसरे ग्रो ना करें।
कंटेमिनेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने, जब आप लोग ने देखा होगा कुछ लोग प्लांटेशन करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग क्रॉप करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो अनाज के साथ कभी कभी घास भी उगाती है। तो घास के लिए हम सब वीडीसाइड्स या कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं कि वो ग्रो ना करें, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट ही ग्रो करे। इसी तरीके से मीडिया में एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जो ये मीडिया है ये फिल्टर्ड होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं, जिससे अपनी मर्जी से कोई इसके अंदर ग्रो ना कर पाए। 4 डिग्री सेल्सियस हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। और सब कल्चरिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कल्चर, प्राइमरी कल्चर तो जो हमने फिशनेस लिया वो, लेकिन सब कल्चर क्या होता है, कवर्ड बाय सेल्स। जब आपको पता है एक बार एक क्या कहते हैं, एक मीडियम में जब हम सेल ग्रो करते हैं तो एकदम से राइज करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, फिर वहाँ पे स्पेस की कमी और खाने की कमी होने लगती है, उनकी स्लो ग्रोथ जो है वो धीरे हो जाती है। तो सेल्स को हेल्दी रखने के लिए और ग्रोइंग स्टेज में रखने के लिए हम सेल कल्चर्स बनाते हैं, छोटे छोटे डाइल्यूशन बनाते हैं। और ये ग्लास डिशेस प्लेट्स में हम लोग करते हैं। और क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन, बैक्स, कोलेजनस, ईडीटीए हम लोग ये यूज करते हैं, जिससे कि वो एक ग्लू की तरह काम करें और सरफेस से अटैच रहें। कल्चरिंग ऑफ सेल्स आप देखेंगे इस तरीके की मोनोलेयर्स, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक तरह की मोनोलेयर्स आपको दिख रही होंगी। क्या कहते हैं, मैंने बताया कुछ तो होते हैं जो सबस्ट्रेट से चिपक के ग्रो करते हैं, जैसे सुटेबल सबस्ट्रेट, जैसे कि टिश्यू सेल्स। लेकिन ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनको एंकरिंग नहीं चाहिए होती, कोई चीज चिपकने के लिए नहीं चाहिए होती, इंडिपेंडेंट होते हैं। या तो वो इधर ग्रो एज मोनोलेयर की तरह ग्रो करेंगे, लेयर बनाएंगे, या सस्पेंशन या लिक्विड में घूमते रहेंगे, नीचे चिपकेंगे नहीं। फिर एक चीज होती है एडहेरेंट सेल्स। एडहेरेंट सेल्स वो होते हैं जो सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच रहेंगे, जैसे बॉटम ऑफ द टिश्यूज, जो मतलब जिन्हें चिपकने के लिए एंकर होने के लिए डिपेंडेंट हैं। और ये कैसे करते हैं हम लोग, पहले हमको पीबीएस से इसको वॉश करेंगे। पीबीएस एक बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता, फॉस्फेट ही होता है, तो फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन दैट इज पीबीएस यूज करते हैं। ये हम लैब में भी बनाते हैं और आर्टिफिशियली बाहर से भी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। और फिर हम इसमें ट्रिप्सिन या ईडीटी को मोनोलेयर में कवर करेंगे। और आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 1 से 2 मिनट। फिर क्या करते हैं, इसको विसल को, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है तो इसलिए, लेकिन आपको बता दें कि मेडल सेल्स को कैसे वो करते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं कि पहले हम उसको वॉश करेंगे, जिससे कि उसके साथ कुछ और हो तो वो फट जाए। फिर हम इसमें ट्रिप्सिन और ईडीटी ऐड करेंगे, जिससे कि वो उसको हेल्प करे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, और 1 से 2 मिनट के लिए। और विद द हेल्प ऑफ पिपेट हम उसको सब कल्चर्स में लेके आते हैं 75 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर फ्लैट। इस तरीके की प्लेट्स अगर आप देखेंगे तो इस तरह की प्लेट्स होती हैं, और वो पिपेट जिसे वो ले रहे हैं, इस तरीके से वो पिपेट से सब कल्चर्स लेते हैं। फिर एक होते हैं सस्पेंशन सेल्स के बारे में बताया, उनको तो सबस्ट्रेट से वो अटैच नहीं होते, नो नीड टू डिटैच देम। और अगर हम उसको 1/3 मीडियम हटा दें तो नेचुरल सी बात है, काफी हद तक सेल्स उसमें आ जाते हैं। फिर एक होता है ट्रांसक्रिप्शन मैटर। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। हम इसमें क्या होता है, हम न्यूक्लिक एसिड जो होती है हमारी रिक्वायरमेंट की, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कल्चर सेल्स में, क्योंकि हमें देखना होता है उनका एस्पेक्ट। हम या इंसुलिन की, वो हम जैसे इंसुलिन, अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ कि इंसुलिन जो उसमें काम करता है, उसका जब हम वो बनाते हैं इंसुलिन का, जब हम इंसुलिन हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो डिजायर्ड जीन होता है, उसका न्यूक्लिक एसिड जो होती है उसको हम
यूकेरियोटिक सेल या सेल कल्चर में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के वेरियस मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल हैं, कुछ केमिकल मेथड हैं। तो फिजिकल मेथड की बात करें तो एक तो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन। इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बेसिकली आपको पता है कि डीएनए पे चार्ज होता है और कैल्शियम फॉस्फेट पे भी चार्ज होता है, और ये बहुत पुराना मेथड है, सबसे सस्ता मेथड है, तो लोग इसको अभी भी कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज करते हैं। फिर डीएई डेक्स्ट्रिन मेथड, ये मेथड जो होता है ये जो मेथड होता है ये भी एक तरीके का पॉजिटिव कैटायन पॉलीमर्स का काम करता है। फिर एक है लिपिड मीडिएटेड लिपोसक्शंस। इसमें क्या करते हैं हम लिपोसोम्स वेक्टर आप जानते हैं वाहक, जैसे वाहक नहीं होता उसको बिठा के लेके जाता है। अब जैसे आप घर से कॉलेज आते हैं तो आप समझे तरीके से कि आप एक डीएनए मॉलिक्यूल है और कॉलेज आपका कल्चर है, ठीक है, उसमें आपको आना है। तो आप कैसे आते हैं, पहले आप वेक्टर का काम आपने करेगा ऑटो, आप ऑटो पे बैठे, ऑटो ने आपको कॉलेज छोड़ दिया। तो इस तरीके से लिपोसोम इज जस्ट लाइक ए वेक्टर, वो उसमें हम उसको बिठा देते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए को और वो उसमें बैठ के आपके सब कल्चर उसमें आ जाता है। फिर एक होता है इलेक्ट्रोपोर्टेशन। इलेक्ट्रोपोर्टेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उसके थ्रू वो फोर्स के थ्रू एंटर कर जाता है। और रेट्रोवायरल इन्फेक्शन जो आरएनए वाले बेस्ड वायरसेस होते हैं उससे इन्फेक्शन करा देते हैं। आरएनए से डीएनए बनता है और फर्दर फिर वो इंटीग्रेट कर जाता है हमारे डिजायर्ड सेल्स में। और माइक्रो इंजेक्शंस आर जस्ट लाइक इंजेक्शंस, यू नो, आप लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं जब आप बीमार होते हैं तो हम डिजायर्ड जो भी हमारी डिजायर्ड वो होती है दवाई उसको हम नर्व में डाल देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। इसी तरीके से हम माइक्रो इंजेक्शन से हमारा डिजायर्ड डीएनए डाल देते हैं और उन्हें सेल कल्चर्स में एंटर कर देते हैं और वो उसके अंदर आपके जो डिजायर्ड सेल्स हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है। फिर एक होती है सेल टॉक्सिसिटी। सेल टॉक्सिसिटी में क्या होता है, बेसिकली इस सेल ग्रोथ को रोक देती है। तो जैसे सेल ग्रो कर रहे हैं लेयर में, सेल शेप में, एक उसमें लेयर में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट अब नॉर्मल मोर्फोलॉजी आने लगती है, कुछ जाइंट सेल्स आ जाते हैं, कुछ मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स आ जाते हैं, कुछ बम्पी अपीयरेंस होने लगते हैं, वैक्यूल्स आने लगते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। तो ये क्या करती है, इनकी वजह से सेल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते और सेल का जो ग्रोथ होती है वो वहीं पे रुक जाती है। इससे हमें पता कैसे चलता था, मीडियम, सीरम और जो सप्लीमेंट्री फैट्स होते हैं उनको टाइम पे हम लोग चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उससे हमें पता चलता रहता है कि सेल टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही है कहीं। अगर आ गई है तो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास दो तरीके से हम सेल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं पहले से, जो प्राइमरी कल्चर्स होते हैं, या तो उनको क्रायो प्रिजर्व करते हैं या हम उनको फ्रीज करते हैं। क्रायो प्रिजर्व में क्या करते हैं, हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। अब आप जब लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अरेस्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन पे रुक जाते हैं। और जब हमें काम करना होता है, वाइल्स हम जो भी बोलते हैं, उन छोटी छोटी जो क्या कहते हैं डब्बे बोल लो, छोटी छोटी बॉटल्स बोल लो, उसके अंदर जो है ये रखे रहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, हम वहां से निकालते हैं। उसको यूज करने से पहले हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में पानी के थ्रू वो टेम्परेचर को चलाते हैं, इसलिए वाटर बाथ होगा 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको पता है पानी कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस में देके 37 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो थो हो जाए। थो मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज इज मशीन होती है 10 मिनट के लिए 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। फिर उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं 70% इथेनॉल से। और फिर जो एक होता है सुपरनेटेंट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट जो आपके सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो सुपरनेटेंट, सुपर मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसको वो फेंक देते हैं। फिर हम सेल जो पैलेट में बैठे हुए हैं, यानी कि जो नीचे बैठे हुए हैं, उनमें उसको एफबीएस एक मीडियम होता है जिसको अरे यार रसीद भेजे नहीं भाई, बोवाइन सीरम बोलते हैं, फीटल बोवाइन सीरम, उसमें ट्रांसफर करते हैं। और फिर हम कल्चर्स को 24 आवर्स तक पेट पे कल्चर करके देखते हैं, और कलर तो चेंज नहीं हो रहा। और ये 20% एफबीएस हम जनरली यूज करते हैं जब तक कि सेल्स एस्टैब्लिश नहीं हो जाते।
क्योंकि प्रायर कलर जो सेल्स होते हैं जब हम निकालते हैं लैब में काम करने के लिए, तो क्या होता है वो अरेस्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है, वो काम नहीं करेंगे। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से वो सो जाते हैं। तो जब सो जाते हैं तो जलने के लिए क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, मुंह पे छींटे मारते हैं। तो एक तरीके का एक प्रोसेस है। और फिर फ्रीजिंग सेल्स फॉर स्टोरेज। हम सेल्स को कैसे फ्रीज करते हैं, हम जो ग्रोथ मीडियम को हटाते हैं और फिर सेल्स को पीडीएस फॉस्फेट बफर, मैंने आपको सॉल्यूशन पहले बताया है, उसको ऐड करते हैं। फिर ट्रिप्सिन ऐड करते हैं। फिर ग्रोथ मीडियम से सेल्स को डाइल्यूट करते हैं। फिर कॉनिकल ट्यूब्स में डालते हैं। फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर ग्रोथ मीडियम से हटाते हैं। एस्पिरेशन एक मेथड होता है उसके थ्रू। फिर हम सेल्स को क्रायोवाइल्स एक तरीके की वो होती हैं टेस्ट ट्यूब जिनके डब्बे बंद होते हैं, बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको हम इंक्यूबेट करते हैं -80 डिग्री सेल्सियस पे पूरी रात। इंक्यूबेट मतलब हम उनको -80 डिग्री सेल्सियस पे रख के छोड़ देते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे उन क्रायोवाइल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में अंदर रख देते हैं। फिर सेल वायबिलिटी यानी कि स्टेनिंग। हमें कैसे पता चलेगा कि सेल डेड सेल है या सेल लिविंग सेल है? आप तो, क्योंकि वो हमें लिक्विड आई से नहीं दिखते, हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते ये जिंदा, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये जिंदा है, अच्छा नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग का हम सहारा लेते हैं। तो जानते हैं, आप लोगों ने लैब में काम करा होगा कि हम कलर स्टेन्स डाल के स्लाइड्स बनाते हैं, तो वही स्टेन होते हैं। तो हम एक ट्राइटन ब्लू डाई होती है जो नॉन वायरल सेल्स और डेड सेल्स में के लिए परमेबल है और इम्परमेबल, डेड सेल्स के लिए इम्परमेबल है और लिविंग सेल्स के लिए परमेबल है। तो इसके से कितने सेल्स परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ अनस्ट्रेन सेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कितने मर गए कितने जिंदा हो गए। तो हम जब उसको स्टेनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कहीं पे कलर आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा। इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे लिविंग सेल है कहाँ पे नहीं है। फिर ये कॉमन सेल लाइन्स जो अभी तक हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम बहुत सारी स्टडीज करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर से MCF7 है, ल्यूकेमिया का HL60 है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी का HEK290 है, हिला बहुत ज्यादा वो है। फिर प्राइमेट सेल लाइन्स, प्राइमेट तो हम लोग प्राइमेट्स हैं, मंकीज भी प्राइमेट्स हैं। तो गुएरो और कोसा 7 दो वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्राइमेट सेल लाइन्स हैं। बहुत सारी स्टडीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली कैंसर सेल्स के लिए हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं प्राइमेट सेल लाइन्स में, मतलब ये स्पेसिफिक यही सेल्स मिलेंगे इनमें और कोई सेल नहीं मिलेगा। फिर कॉन्टेमिनेशन की बात मैं आपको बता रही थी। कॉन्टेमिनेशन जब भी हम जीनोमिक्स में काम करें या लैब में काम करें या कल्चर में काम करें तो कॉन्टेमिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो हमें कॉन्टेमिनेशन के लिए मतलब कॉन्टेमिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए, हेलो, कॉन्टेमिनेशन मतलब जो हमारी डिजायर्ड चीजें नहीं है वो ना आए, यानी इम्प्योरिटीज ना आए, जो प्योर चीज है वो ही रहे। तो दो तरीके की जो कंटेमिनेशन होती है, एक तो केमिकल होती है जैसे मेटल आयंस का आ जाना, डिसइंफेक्टेंट्स का आ जाना, जो हम नहीं देख सकते, इनविजिबल होती है। और बायोलॉजिकल ग्रोथ का है माइक्रोप्लास्ट का कल्चर हो जाना। ईस्ट, आपने फंगस को बहुत ज्यादा देखी होगी, फंगस हर जगह ग्रो कर जाती है, ईस्ट का आ जाना। बैक्टीरिया जो हमें बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, उन बैक्टीरिया का आ जाना। तो ये हमारी जो सेल लाइन होती है उसको कंटेमिनेट कर देती है, मतलब उसको इम्प्योर कर देती है। इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, क्या बायोलॉजिकल उससे अगर वो आ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंटेमिनेशन का। तो हम लोग इतना जोर दे रहे हैं कंटेमिनेशन के साथ, तो इसमें क्या होता है, पहली बात खाने की लड़ाई होती है। जो पहले ठोस सेल खा रहा था, अब जो नए सेल आ रहे हैं उनको भी वही खाना है। क्या होगा, खाने के लिए लड़ाई होगी, तो खाने की लड़ाई कंपटीशन होगा तो जो हमारे डिजायर्ड सेल है वो भी मरेंगे। और जो क्या कहते हैं, जो दूसरे सेल्स ग्रो करते हैं वो कुछ एसिड और अल्कलाइन एज ए बाय प्रोडक्ट सक्रीट करते हैं, जो हमारे होस्ट सेल हैं, जो सेल्स को हम ग्रो कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं। और फिर
अर्जिनिन और प्यूरिन, वो secrete डिग्रेडेड अर्जिनिन प्यूरिन जो होते हैं हिस्टोन और न्यूक्लिक एसिड्स का सिंथेसिस रोक देते हैं। हिस्टोन तो प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस रुक जाएगा तो क्या होगा, सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। यानी कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए नहीं बन पाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। और कुछ हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सीक्रेट करते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है सेल के लिए और अल्टीमेटली कॉजिंग डेथ ऑफ सेल। हम कंटामिनेशन कैसे पहचानते हैं? तो कंटामिनेशन का जो होता है, जैसे हमारा कल्चर जो होता है उसका मीडिया का कलर चेंज हो जाता है। वैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो टैपिंग यानी कि धुंधला धुंधला होने लगे, ग्रोथ रेट में फर्क आ जाता है। जो पीएच हम लोग रेगुलरली हम उसको चेक करते रहते हैं कितना पीएच है। अगर उसका पीएच बढ़ जाए, पुअर अटैचमेंट हो जाए और जो सेल्स अगर हम उसको देखते हैं बार बार जाके चेक हम लोग कल्चर जब भी करते हैं तो हम उसको चेक करते रहते हैं स्लाइड्स में ले लेके सैंपल कि मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, इंफ्यूजन बॉडीज तो नहीं आ रही हैं, सेल बर्स्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम उनको चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर कंटामिनेशन है तो इंफ्यूजन बॉडी, सेल लाइसिस, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ईस्ट बैक्टीरिया या फंगस ग्रो होता है तो वो मैंने बताया कि वो टर्बिट होने लगते हैं, कि धुंधले होने लगते हैं। और माइक्रोप्लाज्म को हम लोग डायरेक्ट डीएनए स्टेनिंग करके भी देख सकते हैं और एक एंजाइम इम्यूनोएसे एलाइसा से भी हम लोग पता कर सकते हैं। और इसका इलाज क्या है? सबसे इलाज तो कुछ नहीं है कि हम उसको इतना क्लीन कर सकें, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्टैमिनेटेड सैंपल होता है, क्योंकि हम इतने सारे सब कल्चर्स बनाते हैं, इसीलिए भी बनाते हैं, इतने सारे डाइल्यूशंस इसलिए ही रखते हैं कि अगर कॉन्टैमिनेशन भी हो जाए तो हम एक आध फेंक सकें। तो इसका कोई इलाज नहीं है कि हम ये केमिकल डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, हमें फिर वो अपना पूरा सैंपल फेंकना ही पड़ता है। और सेल कल्चर के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें एक लैमिनर कैबिनेट, मतलब इस तरीके का, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें लाइट जल रही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं लैमिनर कैबिनेट। और जब भी हम लैब में आप जाएंगे कल्चर वाली लैब में तो आप पूरे सैनिटाइज होके जाते हैं और उनकी स्लीपर्स अलग होती हैं। हम कभी ये वाली जो हम बाहर लेके स्लीपर्स घूमते हैं वो लेके हम नहीं जा सकते हैं। हैंड को बिल्कुल अल्कोहल से, जैसे आप लोग कोरोना में बार बार हैंड सैनिटाइज करते हैं, हम भी वहाँ पे बार बार हैंड सैनिटाइज करते हैं 70% इथेनॉल से। और टेम्परेचर वहाँ पे हमेशा रूम टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे वहाँ पे ठंड में टेम्परेचर कम हो जाता है रूम का, नहीं, वहाँ पे हमेशा एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे इंसेक्ट्स के लिए होता है, मैमेलियन सेल्स हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और एयर का भी एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं और उनका लिक्विड मीडिया में वो प्लेस रहते हैं और उनका हमेशा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। और मीडिया कंपोनेंट जो बुलाटिमिन और ये सीरम वगैरह है -20 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। और वो फ्रिज 24 आवर्स चलते हैं। जब हम लेबोरेटरीज में काम करते हैं, जैसे कि मैंने लेबोरेटरी में काम करा है जिनोमिक्स में, तो वहाँ पे हमारे जितने फ्रिज थे वो अगर लाइट चली जाती है तो वो जनरेटर से लेकर आते हैं, वो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते, उनके पास बैकअप हम दे के रखते हैं कि जनरेटर चलने में 15-20 मिनट लगे तो उनके पास इतना बैकअप हो कि वो बंद ना हो। और फिर माइक्रोस्कोप्स होते हैं 10x to 100x मैग्निफिकेशन, जिसमें हम बार बार चेक कर सकें अपने कल्चर कि सेल में लाइसिस तो नहीं हो रहा, हमारे सेल्स प्रॉपर्ली ग्रो तो कर रहे हैं। और उनके प्लास्टिक वेयर जो होते हैं वो अलग होते हैं, बट पॉलीस्टीरीन और तभी सामान हम वहाँ पे जितने भी पिपेट्स, माइक्रो पिपेट्स, चिप्स वगैरह यूज करते हैं वो हाईली स्टेरिलाइज होते हैं। बार बार हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं, बार बार हम जहाँ पे जो हमारी प्लेस होता है जहाँ पे हम काम करते हैं उसको बार बार 70% अल्कोहल से वाइप करते हैं। जितनी बार हम काम करेंगे उतनी बार हम वाइप करेंगे, उतनी बार हम उसको कोई पेन, कोई पेंसिल, कोई ऐसी चीज हम वहाँ पे लेके नहीं जाते हैं। तो जब हम सेल कल्चर के कुछ रूल्स होते हैं वो हमको हमेशा फॉलो करने होते हैं कि हम कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल कभी यूज नहीं करते हैं स्ट्राइल एरिया में। कोई पेन, पेंसिल, मोबाइल हम ये कुछ नहीं लेके जा सकते जब हम अपनी कल्चर मीडिया लैब में एंटर करते हैं। और हमेशा एक सीक्वेंस होता है, उसी को हम उसी से वर्क करते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो डिप्लॉयड सेल्स में प्राइमरी कल्चर्स होते हैं उनसे हम लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन,
जो प्राइमरी कल्चर होता है उसको हम बहुत रेयरली कभी छेड़ते हैं, उसे हम हमेशा डाइल्यूशंस बना के रखते हैं, वो इसलिए जिससे कॉन्टेमिनेशन रेट बहुत लो रहे। और लेबोरेटरी लाइन में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, स्लो ग्रोइंग लाइंस अलग होती हैं, रैपिडली ग्रोइंग लाइंस अलग होती हैं। अगर हम इसे कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए हम उनके छोटे छोटे डाइल्यूशंस बनाते हैं। डाइल्यूशन मतलब जो हमारा प्राइमरी कल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सेल्स मिलते हैं, लेकिन हम उनके छोटे छोटे वो लेके उनको मीडिया ज़्यादा और सेल्स कम, मीडिया ज़्यादा और सेल्स कम, इस तरीके से हम उनके डाइल्यूशंस बनाते हैं। फिर आता है बेसिक स्टैटिक कंडीशंस। स्टैटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी कंटेमिनेशन को ही मतलब कम करने के लिए यूज होती हैं। हम बेंच पे जब भी यूज करते हैं तो एक बंसन स्प्रिंग्स होता है, उसको यूज करते हैं हम, जो सराउंडिंग को हीट रखता है। हीट आपको आप जानते हैं इज वेरी गुड, जो कंटेमिनेशन रेट को बहुत कम रखती है। और जितनी भी बॉटल टॉप्स होंगी, जितनी भी नेट्स होंगी, उनको हमेशा अवॉइड करेंगे हम 70% इथेनॉल से। और जितनी भी बॉटल नेक्स होती हैं उनको हम फ्लेम करेंगे और वाटर पार्ट ऑफ द फ्लेम के पास रखेंगे, और जैसे हमने एक बॉटल खोला, अपना मटेरियल निकाला और फिर उसको बंद कर देते हैं। और हम कभी भी उनकी कैप्स या पिपेट्स को कभी भी हम बेंच पे नहीं रखते, उनकी एक होल्डर होता है पिपेट रखने का, हम हमेशा अपनी पिपेट उसी में रखते हैं। हम नीचे जो हमारा वर्क प्लेस होता है कभी भी वहाँ पिपेट ऐसे नीचे नहीं रख सकते। तो जब भी आप कभी मॉलिक्यूलर लैब में या किसी कल्चर लैब में काम करें तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको बार बार कोई नहीं बताएगा। अगर आप नहीं करेंगी तो आप अपना नहीं करेंगे इस चीज को, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना सैंपल बार बार कॉन्टेमिनेट करेंगे, और बहुत मुश्किल होता है कल्चरिंग, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। और हम एक उसमें, क्योंकि हमारे पास कॉपी पेन कुछ हम लेके नहीं जाते, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एक सीक्वेंस बना के रखते हैं कि तो अगर हम लेफ्ट साइड राइट हैंड से करते हैं तो हम एक बॉटल को फ्रीज में लगा लेते हैं, पहले एक से काम करते हैं उसको फिनिश करते हैं, फिर दूसरे को फिनिश करते हैं। और जो भी वर्क प्लेस होता है उसको बहुत साफ रखना पड़ता है। जो चीज़ हम यूज कर लेते हैं उसके लिए हमें बीकर रखते हैं, उसमें डालते जाते हैं, और वो भी सैनिटाइज होता है। और बार बार हम उसको इथेनॉल से वाइप करते रहते हैं चीज़ों को। 70% इथेनॉल हमारे पास हमेशा रहता है। और सेफ्टी एस्पेक्ट्स जो होते हैं सेल कल्चर में, उसमें क्या होता है, हम एंटीबॉडी की जो कल्चर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ एंटीबायोटिक्स रखते हैं, जिससे हम कंटेमिनेशन और कंटेमिनेशन को रिकॉग्नाइज कर सकें। हम सेम मीडिया बॉटल्स यूज नहीं करते डिफरेंट सेल लाइन्स के लिए, हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। हम पहले से अलग अलग छोटी छोटी बॉटल्स में अपना सैंपल अलग अलग करके रखते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे कौन सा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे और कंटेमिनेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा। इसीलिए कंटेमिनेशन को कम करने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि हमें एक सब्जी बनानी है और दूसरी सब्जी बनानी है, तो उसके मसाले हमने अलग रखे हैं, और वही पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स में करके, और उसके मसाले हमने छोटे छोटे पैकेट्स में अलग करके रखे हैं। तो इसीलिए कंटेमिनेशन रेट को कम करने के लिए हम अपने जो स्टॉक होता है उससे छोटे छोटे बॉटल्स में अलग अलग सैंपलिंग कर लेते हैं। और बार बार टेम्परेचर स्टेरलाइज, जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम उसको टेम्परेचर करके, स्टेरलाइज मशीन्स होती हैं स्टेरलाइज करने के लिए, उसमें डाल के हम उसको 60 सेकेंड्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं बॉटल्स को। जो भी बॉटल्स हम यूज करते हैं उनको भी हम सैनिटाइज करते हैं। ऐसी बॉटल्स हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर हमें किसी में सैंपल डालना तो पहले हम उसको सैनिटाइज करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे। तो स्टेरलाइज के लिए हमारे पास एक मशीन होती है बहुत बड़ी, उसमें हम स्टेरलाइज करते हैं। और जो लैमिनर फ्लो, मैंने आपको पीछे एक डायग्राम दिखाया था, उस तरीके का हुड टाइप, मतलब एक एरिया सा होता है, खिड़की टाइप की समझ लें। उसको करने से पहले हम 20 मिनट पहले, काम करने से पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो तो पहले से किल हो जाए। और सेल कल्चर जो होते हैं सब कल्चर्ड होते हैं, और डुप्लीकेट स्ट्रेन्स हमेशा हम उसके रखते हैं, जिससे कि डुप्लीकेट इसलिए रखते हैं कि अगर किसी में कॉन्टेमिनेशन हो गया या कुछ बाहर इम्प्योरिटीज आ गई और हमें उसे फेंकना पड़े, तो हमारे पास दूसरा कल्चर एज ए स्टॉक में पीछे रहे और हमारा काम सफर ना करे। फिर बात करते हैं क्या और की फैक्टर्स होते हैं
हम पिप्सिन डालते हैं सब कल्चरिंग के लिए, लेकिन हम उसको बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज करते हैं। सेल्स को हैंडल जब हम पिपेट से लेते हैं तो पिपेट को हम बहुत जल्दी फास्टली सामान नहीं लेते हैं, क्योंकि सेल्स होते हैं उनको हैंडल बहुत जेंटली करना पड़ता है। और जब हम सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो किस आरपीएम पे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई स्पीड पे सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और सीरम कंटेनिंग कंडीशंस भी नेसेसरी होती हैं कि कितना सीरम हम ले रहे हैं, कौन सा मीडियम किस सेल के लिए ले रहे हैं, कितने लोअर कंसंट्रेशन पे कितने सेल ग्रो करेंगे, हाई कंसंट्रेशन पे स्लो ग्रोथ होने लगती है, लोअर कंसंट्रेशन पे तो कितनी कंसंट्रेशन हमें लेनी है, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट को किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना हो? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम मैम वो कल्चर सेल कल्चर को देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का यूज होता है? बेटा माइक्रोस्कोप बहुत सारे होते हैं। जब हम कैंसर सेल्स को देखने के लिए बेसिकली एज सच कोई माइक्रोस्कोप, देखो जब हम लिविंग सेल की स्टडी करते हैं तो सेम टाइम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब हम सेल्स को देखते हैं उसमें लिविंग है या नहीं है, किस तरीके के वो फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो हम 10x और 100x ही देखते हैं पहले। उसके बाद लेटर ऑन हम देखते हैं कि हमें किस टाइप की स्टडी करनी है उसमें, तो हम उनको मेटल आयन से या फ्लोरोसेंट डाई से यूज करके हम उसमें अलग तरह के माइक्रोस्कोप जो हाईली मैग्नीफाइड हैं उस तरीके से हम सेम टाइम हम लोग यूज करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो मैम। और किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन? एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट क्या होता है? क्या पूछा? एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, एम्ब्रियो आप जानते हैं जो छोटे एम्ब्रियो जो छोटा लिविंग फीटस होता है, जो छोटा बेबी होता है, बहुत ही छोटा, जब वो ग्रोइंग अवस्था में होता है तो क्या कहते हैं उसके पास जो ग्रोइंग फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हमसे ज्यादा उसके पास टेंडेंसी होती है ग्रो होने की, तो वो हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, इसलिए लेते हैं जिससे कि मीडिया में जो हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और उसमें क्या लेते हैं? उस मीडियम जो उसका मीडियम होता है जिस सराउंडिंग में वो ग्रो कर रहा होता है। और कोई? मैम हाँ मैम प्लेसेंटा सेल से सेल कल्चरिंग कराते हैं क्या? प्लेसेंटा सेल? यस मैम। आप प्लेसेंटा सेल की बात कर रही है ना? यस मैम। अब बेटा प्लेसेंटा सेल देखो ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कहते हैं सेल्स को, हम कौन से सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। प्लेसेंटा सेल का तो ऐसा सच हमने नहीं सुना है। जो हम लोग आजकल मीडियम यूज करते हैं वो बेसिकली बाहर से आर्टिफिशियली वो सिंथेसाइज करके रखती हैं कंपनियां, हम उनसे खरीद लेते हैं और फिर उनके डाइल्यूशन करके हम लैब में उनको यूज करते हैं। ओके। और कोई? पहले मैडम का परिचय, क्योंकि उस समय लेक्चर शुरू करने की जल्दी थी तो पहले मैडम का लेक्चर दे दें, लेक्चर इंट्रोडक्शन फॉर्मल कर दें, उसके बाद तब मैडम को धन्यवाद दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स आवर प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर निशा सिवाल, Assistant Professor in the Department of Zoology, आचार्य नरेंद्र देव, नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर। She has qualified NET 3 times in June 2009, June 2010, December 2010. Also qualified GATE in 2011 and ICMR JRF in 2011. Really, I am seeing a person with 5 times NET GATE ICMR JRF for the first time. She did her
PhD from Kumaon University, Nainital in the year 2019, and since then she is working as assistant professor in the Department of Zoology. She has published several research papers in reputed national and international journals and delivered a number of lectures. I think कि मैडम आप जो है जूलॉजिस्ट से ज़्यादा आपका जो फील्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला है। सर एक्चुअली मेरी पीएचडी जो थी वो मैंने आईसीएमआर की लैब में काम करा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। मेरा वर्क मलेरिया में था जी। और मैंने जीनोमिक्स में काम करा है, तो ये कल्चर वगैरह आई हैव डन इट। अच्छा। तो ये मैडम का एक सामान्य परिचय रहा, और मैडम बहुत बहुत ही मतलब हाईली एनर्जेटिक हैं। तो मैडम का और मैडम की जो हेड हैं डॉक्टर संगीता अवस्थी जी का, मैडम का उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना अच्छा स्पीकर हमको दिया। और बच्चे हमारे सारे समझ गए होंगे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पा चौधरी, डॉक्टर अंकिता अवस्थी, डॉक्टर सीमा पांडे जी भी हमको दिखाई दे रही हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी धन्यवाद, हमारे प्राचार्य जी प्रोफेसर आशीष जोशी जी जिनकी प्रेरणा से चल रहा है, हमारे डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी, और अंत में लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैडम निशा शिवाल जी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से इतने सिंपलेस्ट वर्ड्स में हमारे बच्चों को ये समझाया कि सेल और टिश्यू कल्चर क्या है। सबको समझ में आ गया होगा। और अब चूंकि इलाहाबाद और कानपुर बहुत दूर है, नहीं तो हमको लग रहा था कि हम लोग इस पे एक बड़ा सा काम कर लें। डॉक्टर संगीता अवस्थी मैडम कहाँ चली गई? मैडम संगीता मैम, अरे मैडम आप कहाँ चली गई? आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा स्पीकर दिया हमारे बच्चों पे लेवल पर आकर उनको बताने के लिए। तो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से आपसे यह शुरू हुआ और परसों ये श्रृंखला समाप्त हो रही है, तो आप तो सबसे खास रहेंगी इसलिए कि आप ही से ये श्रृंखला शुरू हुई। थैंक यू सर। तो बस बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और कल 9वां दिन होगा। कल जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम्स, और इमिनेंट स्पीकर होंगे डॉक्टर अशोक कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, MLK PG कॉलेज बलरामपुर उत्तर प्रदेश। तो कल भी आप लोग पूरा 2 घंटे के लिए आइएगा। आज भी एग्जैक्टली इस समय 7 बजा है, 2 घंटे आज भी चला। तो सर भी अभी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर जो हमारे खुद ही PhD के एग्जामिनर थे, और तब से संबंध बना, फिर ऐसा बना कि देखिए सभी लोग आपस में जुड़े रहे। सर आपका भी और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे बच्चों के लिए, और हमारे बच्चे निसंदेह इससे लाभान्वित हुए होंगे। दोनों लेक्चर बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए। एक बार फिर से मैडम धन्यवाद आप सभी लोगों। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर हमारे यहाँ लाइन लगी है सर, अभी 3 लोग बचे हैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है। ठीक है मैडम, ठीक, बहुत सही।